everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू सोशल स्कूल. आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी ज्योग्राफी का जो हमारा चैप्टर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दी लवेबल सीरीज एग्जाम पैक. जी हां, इस सीरीज को आपने जितना प्यार दिया है एग्जाम पैक को, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं. अभी तक जितने भी चैप्टर्स बने हैं उन सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स को देख लिया है आपने, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है. नाउ यू आर रेडी टू गो. ठीक है, आप अब तैयार हैं, अब आप परिपक्व हो चुके हैं कि हाँ भैया अब हमें क्या करना है, अब किस तरह से मैदान में कूदना है, अब हमें किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है. ठीक है, तो लेट मी रैप अप दी थिंग्स. इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर आना है, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन, दोनों का सब कुछ कंप्लीट हो गया. हिस्ट्री में 1 चैप्टर आना है आपका, नेशनलिज्म इन इंडिया, उसका सब कुछ कंप्लीट हो गया. ज्योग्राफी में 2 चैप्टर आना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंप्लीट हो चुका है, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी हियर इट इज. ठीक है, तो आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल गया, इसके मैप वर्क मैंने करवा दिए हैं. अब यहां पर हम इस एग्जाम पैक वाले वीडियो में क्या करेंगे, इस एग्जाम पैक वाले वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, जिस तरह के सवाल आ सकते हैं, वो सारा सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सेम उसी तरह से जिस तरह से हम पढ़ते आए हैं अभी तक. ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई तो मुस्कुरा दो एक बार. देखो, क्योंकि हमारे चैप्टर्स लगभग कंप्लीट हो रहे हैं. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिलीजियसली फॉलोड दिस सीरीज. ठीक है, कितने लोगों ने एकदम उसे जैसा हमने स्टार्टिंग में मार्च अप्रैल 1-2 तारीख में जो रोड मैप डिस्कस किया था आपके साथ में, तो मुझे उस चीज का एकदम कंक्रीट आइडिया नहीं है कि कितने लोगों ने उसको रिलीजियसली फॉलो किया. लेकिन एक चीज का विश्वास जरूर है कि जिसने ईमानदारी से जैसा जैसा बताया था वैसा वैसा किया अगर, तो उसे पता होगा कि इस 14-15 दिन में उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, विथ रिवीजन, विथ एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू योर बेस्ट, टू परफॉर्म योर बेस्ट इन टर्म टू एग्जाम. ठीक है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है जिसने अगर ईमानदारी से सब कुछ फॉलो किया है तो उसके लिए ये बेहतरीन होगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आज का चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी. इंपॉर्टेंट चीज की ये सारे नोट्स जो भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के चैप्टर के जो भी आप नोट्स चाहिए रहते हैं आपको, सारे नोट्स आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप से एब्सोल्युटली फॉर फ्री. आपको क्या करना होगा, बस कनेक्ट करना होगा. ठीक है, तो हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे. साथ ही साथ जैसे अगर आप देखेंगे तो अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए. अनअकैडमी ऐप पर आपको बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स मिलते हैं, जैसे ये सारे नोट्स आप ले सकते हैं. डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती है जो कि स्पेशल क्लासेस होती है. स्पेशल क्लासेस में हम क्या करते हैं, 1-to-1 कनेक्टेड रहते हैं. अभी लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी पढ़ेंगे आप, इसका डाउट सॉल्व मैं आपको वहां पे करवा दूंगा स्पेशल क्लास में, तो सारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती है, रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, क्विज होते हैं, पोल्स होते हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं. तो इन सारे फीचर्स को आप अनअकैडमी ऐप पर एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज. ठीक है, इस कोड की मदद से आप सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर फ्री. फाइन, अब अगर हम आगे बात करें तो देखो पेपर पैटर्न वही रहने वाला है, कहानी वही है पूरी की. वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और केस बेस्ड क्वेश्चन. केस बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, इनसे तनिक भी घबराना नहीं है. काहे? ठीक है, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन को मैं आपके साथ एक दिन लाइव सेशन में कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर सब हो गया, केस बेस्ड का क्या, कोई ध्यान ही नहीं देता है. तो केस बेस्ड क्वेश्चन हम क्या करेंगे, एक साथ पूरा लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, मुझे आप एक दिन के 2-3 घंटे दीजिएगा कुछ, तो उसमें मैं केस बेस्ड से आपको निजात दिलवा दूंगा कि हाँ बेफिक्र हो गए, केस बेस्ड क्वेश्चन से आप किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं रह जाएगी. ठीक है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन हम कर लेंगे, उसके बारे में बिल्कुल भी मतलब से घबराना मत उसको लेकर. ठीक है, तो ये वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर जो है पैटर्न आपको पता है. वेरी शॉर्ट बहुत ही छोटे होते हैं. ठीक है, तो बहुत ही छोटे होते हैं, तो इसमें क्या है, मात्र 40 शब्दों में आपको लिखना रहता है. आज शब्द पता नहीं मेरे किधर भाग रहे हैं, देखो मेरे 40 मेरे. तो यहां आपको क्या ध्यान देना है, यहां आपको ध्यान देना है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं. ठीक है, टू दी पॉइंट लिखना रहता है, क्रिस्प लिखना रहता है. ठीक है, राइट वॉट एवर इज आस्क्ड, दैट्स इट. उतना लिखो, आगे बढ़ो, खुश रहो. फाइन, उसके बाद क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, तो रिलेटिवली आपको 80 वर्ड्स में 80 शब्दों में क्या करना रहता है, लिखना रहता है, सवाल के जवाब लिखना रहता है. क्लियर हुआ? अब इसमें क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आएंगे तो वो फिर कह सकते हैं कि सबसे बड़े आंसर जो होंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ जाएंगे, आपके 5 नंबर के हिसाब से रहेंगे. हमारा थंब रूल एक ही है. क्या है हमारा थंब रूल कि माथा देखो तिलक करो. ठीक है, जितने नंबर का सवाल आएगा ना, उतने पॉइंट्स, उतने आइडियाज आपको एग्जाम में देना रहेंगे, मतलब उतने आइडियाज को आपको क्या करना रहेगा, एग्जाम में लिखना होगा. फाइन, केस बेस्ड क्वेश्चंस को हम करेंगे स्पेसिफिकली. मैप वर्क की अगर बात करें तो मैप वर्क में अगर हम देखें
तो ज्योग्राफी से 2 नंबर का मैप वर्क आना है 2-3 चैप्टर के बीच में से, ठीक है। मिनरल्स एंड एनर्जी का भी मैप वर्क आना है, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी का भी आना है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का भी आना है, ठीक है। तो यहां पे थोड़ी सी क्या है, आपको मैप वर्क ज्यादा पढ़नी है ज्योग्राफी की। हिस्ट्री के तो एक चैप्टर में 1 नंबर का मैप वर्क आना है, ठीक है। तो वहां रास्ता आसान है, रास्ता यहां भी आसान है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने कंप्लीट मैप वर्क देख लिया है, ठीक है। आपको वो एक समझ आ गई है कि मैप वर्क में क्या क्या करना है हमें, ठीक है। चलिए अब डाइविंग स्ट्रेट इनटू दिस, थोड़ा सा वार्म अप हो जाए चैप्टर में। आगे क्वेश्चंस उठाने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अगेन पार्ट वही है कि हम लोग कैसे जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, मन की बात सुन के चलना है। मन की बात कैसे सुन के चलना है, तो मैं आपको यहां सवाल दूंगा ना, तो उस सवाल का जवाब क्या करना है, आपको उस सवाल का जवाब अपने मन में देना है, ठीक है। स्क्रीन पर जवाब लिखा है, उससे पहले अपने मन में दे देना। तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 इज नेविगेबल बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है, तो किन प्लेसेस के बीच में नेविगेबल है, किन 2 प्लेसेस के बीच में नेविगेबल है, फटाफट से देखो यहां पे और सोचो क्या हो सकता है। तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 गंगा रिवर पर है, ठीक है। सादिया धुबरी गंगा रिवर पे नहीं है, ठीक है। इलाहाबाद तो हल्दिया हो सकता है, उद्योग मंडलम, ठीक है, और चंपकारा भी नहीं होगा, कोट्टापुरम और कोल्लम भी नहीं होगा। तो द राइट आंसर इज इलाहाबाद टू हल्दिया नेशनल वाटरवे नंबर 1। नेशनल वाटरवे नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो है ना, तो उसमें 1 और 2 इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली ध्यान रखना। पढ़ा था हमने लेक्चर में सारा सब कुछ। अगला क्या है, अगला देखो, डैश पोर्ट वाज डेवलप्ड एज अ सब्सिडियरी पोर्ट इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन दी कोलकाता पोर्ट, ठीक है। कोलकाता पोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा था, तो कोलकाता पोर्ट के ऊपर जो प्रेशर बढ़ रहा था, उस प्रेशर को रिलीव करने के लिए थोड़ा सा कि हाँ सांस ले ले कोलकाता पोर्ट, ठीक है, उसके लिए एक सब्सिडरी पोर्ट बनाया गया था। वो सब्सिडरी पोर्ट कौन सा है, हल्दिया, कोची, कांडला, विशाखापट्टनम। तो देखो हल्दिया, कोची तो होगा नहीं, कोची दूर है क्योंकि वहां से, ठीक है, बहुत दूर है कोलकाता से। तो अब ऐसा तो नहीं है कि कोई ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम के थ्रू उसका प्रेशर जो है वो रिलीव कर देगा, कौन, कोची पोर्ट। तो कोची पोर्ट हो नहीं सकता, विशाखापट्टनम हो नहीं सकता, कांडला जो है वो वेस्टर्न मार्जिन पे, ईस्टर्न मार्जिन पे अगर आप देखोगे कोलकाता के पास में हल्दिया है। तो हल्दिया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, हल्दिया इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये रहा, which one of the following is considered as the first class mail by the Indian Postal Network। इंडियन पोस्टल नेटवर्क के द्वारा फर्स्ट क्लास मेल इनमें से किसे कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट क्लास मेल जो रहते हैं एयरलिफ्टेड होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो फर्स्ट क्लास मेल की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें क्या चीज आएगी, ठीक है, कार्ड्स एंड एनवेलप्स, रजिस्टर्ड पीरियोडिकल्स, बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स। व्हाट डू यू से, क्या लगता है आपको यहां पे। तो यहां जैसे अगर हम देखेंगे तो कार्ड्स एंड एनवेलप्स, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मन में जवाब, मेरे जवाब देने से पहले देते चलना, ताकि क्या हो, ताकि आपका एक वार्म अप जो ऑब्जेक्टिव है वो हो। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन पढ़ा देंगे, उसके बाद हम भी बोल देंगे हाँ ये वाला है, ठीक है, वो नहीं, ठीक है। मैं यहां सवाल पढ़ूंगा, उसके पहले आपके मन में आंसर आ जाना चाहिए। ये लो अगला सवाल, क्या विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स रोड्स इन द बॉर्डर एरियाज, ठीक है। अब यहां खाओगे आप गच्चा, ठीक है। देखो जरा क्या बोल रहे हैं कि विच, नहीं यार तो कर लोगे आसानी, तो आसान है, इसके बाद वाला होगा शायद। विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स द बॉर्डर रोड, मेंटेन रोड्स इन बॉर्डर एरियाज। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एनएचआई होगा क्या, नहीं ब्रो, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर। लेकिन सारे ऑप्शंस पढ़ो पहले। बीएसएफ तो लोग हो सकते हैं बीएसएफ के जो काम कर, लेकिन वो जो रोड बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। अगला क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, तो ये रूरल रोड के लिए रहता है। तो द राइट आंसर इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बाद में आगे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, which two extreme locations are connected by north south corridor। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या हो जाएगा कि जैसे ये कंट्री है, तो कंट्री के नदर्न पॉइंट से सदर्न पॉइंट तक ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ना। चलो एक क्वेश्चन पूछूं क्या मैं, जो पुरानी एनसीईआरटी हुआ करती थी ना उसमें लिखा रहता था, लेकिन फिर भी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है, तो इस पे एक नेशनल हाईवे है। कौन सा नेशनल हाईवे, मतलब बहुत सारे नेशनल हाईवे, लेकिन मेजर नेशनल हाईवे कौन सा रन करता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में, ये आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो सवाल ये था कि टू एक्सट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, व्हाट आर दोस टू एक्सट्रीम लोकेशंस। कौन सी है वो 2 एक्सट्रीम लोकेशंस, अमृतसर टूटिकोरिन, श्रीनगर तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर टूटिकोरिन, श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। क्या लगता है आपको, बताइए। तो यहां पे जैसे अगर आप देखेंगे अमृतसर टूटिकोरिन तो नहीं होगा, ठीक है, श्रीनगर तिरुवनंतपुरम तो नहीं होगा, ठीक है। अब क्या श्रीनगर से कन्याकुमारी, कश्मीर टू में कन्याकुमारी, सुना है कहीं कहीं पे कुछ, ठीक है। तो उस तरह से क्या एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है नॉर्थ और साउथ के, उन्हें दर्शाते हैं। तो यहां पे आप श्रीनगर एंड कन्याकुमारी लगा सकते हो बेधड़क होकर। श्रीनगर टू कन्याकुमारी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल अगर जैसे आप देखोगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिलेज इन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम एंड गैसेस। ठीक है, मतलब कौन सा, ये हो गया कौन सा मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ऐसा है जो ट्रांसशिपमेंट लॉसेस जो होते हैं ना उसे, और जो डिलेज होते हैं उन्हें खत्म कर देता। ऑप्शन देखो, ऑप्शंस आपके सामने बने हुए हैं, सिंपल एकदम सटीक है। क्या कि ऐसा कौन सा मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो रिड्यूस कर देता है इस समस्या को। तो यहां पे आप रेलवेज, तो रेलवेज में तो डिलेज होते हैं, ठीक है, कोहरे के कारण ट्रेनें लेट हो जाती है, तो ये तो अलग चीज हो गई है, ठीक है। तो और लॉसेस भी होते हैं, रेल कहीं कहीं डिरेल हो जाती है, तो ठीक है, तो ये नहीं होगा, रोडवेज भी नहीं होगा, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, वाटरवेज भी नहीं होगा, डूब जाती ना हो, ठीक है। फिर क्या है, पाइपलाइन इधर से डालोगे उधर ही निकलेगा वो जो सामान है, कोई डिलेज नहीं है, कोई ट्रांसशिपमेंट लॉसेस नहीं है। तो यहाँ पे पाइपलाइन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो अगेन ये वार्म अप एमसीक्यूज जो इनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि एक सवाल दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया, आपने जवाब दे दिया, बढ़िया मजा आ गया। जब भी कोई सवाल आता है, जैसे अब पाइपलाइन आया, तो ये पाइपलाइन के क्या हो जाएंगे, ये एडवांटेजेस हो जाएंगे पाइपलाइन के। तो एसोसिएटेड थ्योरी जो रहती ना उसे दिमाग में घुमा लिया करो। जैसे ही कोई भी सवाल आपके सामने आता है तो उस सवाल से एसोसिएटेड थ्योरी जो भी है, ठीक है, उस थ्योरी को अपने दिमाग में एक बार घुमा लिया करो, ठीक है, तो तब ऑब्जेक्टिव हमारा फुलफिल होता है। एक और सवाल लो, चलो इसी बात पे देखो जरा फटाफट, इसका जवाब खुद दोगे क्या? चलो खुद नहीं, ये तो खेल लंबा सा है, चलो मैं बता दूंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सी पोर्ट्स की जब बात की जाती है तो इंडिया के सी पोर्ट्स के कंटेक्स्ट में क्या इनमें से ट्रू नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सी पोर्ट्स के कंटेक्स्ट में क्या सही नहीं है? मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट विद स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर, सही बात है, ठीक है, ये बात तो सही है। फिर क्या है, टूटिकोरिन पोर्ट इन तमिलनाडु हैज अ नेचुरल हार्बर एंड हिंटरलैंड, ये बात भी सही है। विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड फोर्ट, ये सारी चीजें हैं। लैंडलॉक्ड और वेल प्रोटेक्टेड कैसे है वो मैंने आपको लेक्चर्स में विद डायग्राम्स, विद फोटोज, विद इमेजेस समझाया बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो सी भी सही है। हमें क्या पता करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू पता करना है। तो चेन्नई इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट, ना जी ना, ठीक है। क्यों? चेन्नई एक इनलैंड रिवराइन पोर्ट नहीं है। चेन्नई जो है तो चेन्नई को आप जैसे क्या देखेंगे, कोस्टल पोर्ट है, ठीक है, इनलैंड भी नहीं है वो, और ना कि नदी पे है। तो यहां पे ऑप्शन डी इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग दी सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इज नॉट ट्रू। अगला सवाल क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सर्विस इन इंडिया इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन सर्विस जो है इंडिया में है और वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट है? तो इंडियन पोस्टल नेटवर्क, टेलीविजन नेटवर्क, इंटरनेट सर्विसेज, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, व्हाट डू यू से, क्या लगता है आपको यहां पे? तो यहां जैसे अगर आप देखेंगे तो जो पोस्टल नेटवर्क है ना, इंडियन पोस्टल नेटवर्क जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिस्टम है, इंडियन पोस्टल नेटवर्क। तो यहां पे ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, which of the following is an autonomous agency responsible for the management of national highways in India? ठीक है, हाँ यहां गच्चा खाओगे, ठीक है, यहां पे आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। गच्चा खाना क्या होता है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे गच्चा खाना है मतलब क्या होता है, कि जहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं, रीजनल वर्ड है, ठीक है। अब यहां जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोनोमस एजेंसी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवे बात करने मतलब नेशनल हाईवे को मेंटेन करने की, कंस्ट्रक्ट करने की बात हो रही है, तो दिखती बात है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही होना चाहिए, है ना। लगा दे क्या ये? नहीं, यहां पे राइट आंसर क्या होगा? देखो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आपका बॉर्डर रोड्स को मेंटेन करती है। नेशनल हाईवेज जो है वो क्या करते हैं, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है सुपर हाईवेज जो होते हैं उनके मेंटेनेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब अगर हम बात करें किसकी, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सीपीडब्ल्यूडी, तो सीपीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी होती है कि नेशनल हाईवेज वगैरह को मेंटेन करें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रोड जो है ये इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। तो इन संभावनाओं पे काम तेजी से करना। तो यहां पे सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है, दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, एबीसीडी में सी इज द राइट आंसर। नन ऑफ द अबव होगा नहीं क्योंकि सी इज द राइट आंसर, तो यहां पे सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखो क्या है, अगला अगर हम आगे बढ़ते हैं तो द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड, जो दो देश हैं, दो देशों के बीच में जो ट्रेड होता है उस ट्रेड को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड, कम्युनिटी ट्रेड, नेशनल ट्रेड, नन ऑफ दीज। तो यहां जैसे अगर आप देखेंगे यहां पे क्या है स्पेसिफिकली बताया गया है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है तो वो दो देशों के बीच में ट्रेड को ही इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। ट्रेड क्या है?
ट्रेड तो मूवमेंट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो गया, लेकिन जब दो देशों के बीच में होता है तो इंटरनेशनल होता है। तो यहां पे पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन सारे ऑप्शन पढ़ो, सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद भी पहला ही सही लग रहा है, तो उस हिसाब से इंटरनेशनल ट्रेड शुड बी दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग अहेड, ठीक है, फॉर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब आप ईमानदारी से मुझे बताएंगे, ये जो वार्म अप क्वेश्चंस रहते हैं 10 क्वेश्चन में डालता हूं, 10 8 10 इस तरह से, कितने सही जाते हैं आपके? ठीक है, वार्म अप क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव ही रहता है कि एक बार चैप्टर लेंथ और ब्रेड्थ पे आप नाप दो, ठीक है, आपको समझ में आ जाए बीच में से कहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपसे कितने बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वार्म अप सेशन, ठीक है, जो कि हो गया है कंप्लीट। अब आते हैं हम यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, इसमें आपको चीजों को क्या करना होता है, टू दी पॉइंट क्रिस्प लिखना पड़ता है। मुझे इस चैप्टर में ज्यादा ऐसे बहुत छोटे टॉपिक्स नहीं मिले। क्या क्वेश्चन नहीं आएंगे? आ सकते, क्वेश्चन कुछ भी बना के पूछा जा सकता है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहां लगाए हैं, बाकी आपको क्या करना है, बाकी आपको मैं बताते चलूंगा, तो उनको रेफरेंस में लेके चलना दिमाग में, रेफरेंस में कि हाँ ऐसा अगर सवाल आता तो हम ऐसे ऐसे लिख लेंगे। देखो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि हर एक सवाल को हम यहां लिख दें, हर एक सवाल को हम यहां लिख दें, लेकिन फिर भी दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, उस चीज को कंसीडर कर लेना, ठीक है। चलिए, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है नेशनल हाईवे, ठीक है, तो नेशनल हाईवेज का मतलब क्या होता है? तो नेशनल हाईवेज क्या है? नेशनल हाईवेज में आपको वो कंसीडर करना है, क्या कंसीडर करना है कि अब देखो वेरी शॉर्ट में पूछा, टू दी पॉइंट लिख दो कि नेशनल हाईवे क्या कंट्री के मेजर सिटीज जो है उन्हें कनेक्ट करता है, अलग अलग पोजीशंस, अलग अलग स्टेट में जो मेजर सिटीज हैं उन्हें आपस में जुड़े हुए हैं, सीपीडब्ल्यूडी जो है इसे मेंटेन करता है, ये नेशनल हाईवे का होगा, ठीक है। तो नेशनल हाईवे लिंक all major cities of extreme parts of the country. These are primary road system. They are maintained by Central Public Works Department, ठीक है, CPWD। समझ में आया? मैंने आपको रोडवेज के कंटेक्स्ट में एक कहानी बहुत अच्छी समझाई थी, क्या कि कहां कहां इनकी कनेक्टिविटी है। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवेज है ना, ये हर चीज पे पूछा जा सकता है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, बॉर्डर रोड्स, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना कि कनेक्टिविटी कहां है, कौन मेंटेन कर रहा है, सिंपल, ये 2 पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखना। 2 नंबर का क्वेश्चन तो आपने कनेक्टिविटी लिख दी, क्या कि ऑल मेजर सिटीज जो है एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री उन्हें जोड़ के रखता है, ठीक है, और मेंटेन कौन करता है इन्हें? तो सीपीडब्ल्यूडी जो है, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सीपीडब्ल्यू सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, तो सीपीडब्ल्यूडी जो है वो मेंटेन करता है। समझ में आया? अगला क्या है? स्टेट हाईवे। अब स्टेट हाईवेज की अगर हम बात करें तो स्टेट हाईवेज में आपको क्या ध्यान रखना है? Roads linking a state capital with different district headquarters are known as state highways. Public Works Department in the state and the union territories maintain them. ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं स्टेट हाईवेज की, तो दिखती बात है कि जो क्या है, स्टेट कैपिटल को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो जोड़ता है वो स्टेट हाईवेज कहलाते हैं, ठीक है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यहाँ पे पीडब्ल्यूडी जो है, तो पीडब्ल्यूडी क्या करता है? मेंटेन करता है, सिंपल है, पीडब्ल्यूडी मेंटेन करता है इन दी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज मेंटेन देम, सिंपल है, स्टेट हाईवेज भी हो गया। अब मैंने आपको बोल दिया ना कि पासिंग रेफरेंस लेते चलना, तो वैसे ही आपसे डिस्ट्रिक्ट हाईवेज के ये आई गया ना, डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बारे में पूछा जा सकता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में, बॉर्डर रोड्स के बारे में, ठीक है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। एक सवाल जैसे मैं आपके लाया हूं अपने, कह सकते हैं अपनी पोटकी में बांध के, वो क्या है कि क्लासिफाई दी रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड इन देयर कंस्ट्रक्शन। तो मेटल्ड और अनमेटल्ड होते हैं, मेटल्ड क्या होते हैं, अनमेटल्ड क्या होते हैं, लिख सकते हो। 2 नंबर में आ सकता है सवाल कहीं से भी। देखो ये तो क्या है, ये सिर्फ एक रेफरेंस है कि आपका चैप्टर रिवाइज हो जाए, आपको आंसर लिखने का तरीका समझ में आ जाए, कितने पॉइंट्स में कैसे लिखना है वो समझ में आ जाए। बाकी अल्टीमेटली अगर आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सारे पढ़े हैं ना, तो फिर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बनेगा आपसे। मुझे आप पे विश्वास है, आपको भी खुद पे रखना होगा विश्वास, ठीक है। चलिए, तो अब क्या है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट रोड से आपको क्या समझ में आता है? डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो है, तो रोड्स विच कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विथ अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ठीक है। तो यहां पे जैसे अगर आप देखेंगे तो वो रोड जो क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को क्या करते हैं, दूसरी जगह से जोड़ते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो तहसील हो, जो छोटे विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, उनसे जो जोड़ते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को, वो क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहलाते हैं। अब दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय जिला परिषद। 2 चीजें ध्यान रखना है, कनेक्टिविटी कहां से कहां तक है किसी भी क्लासिफिकेशन ऑफ रोड में, और कनेक्टिविटी के बाद में क्या है, उसे मेंटेन कौन करता है, कंस्ट्रक्ट कौन करता है, ठीक है। ये आपके डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी हो गए। नेशनल वाटरवेज पे आते हैं हम, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया, ये आपने रोडवेज का समझ लिया, तो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर। देखो यहां पे क्वेश्चन, अब रेलवेज क्या है ये भी पूछा जा सकता है। देखो क्वेश्चन का आने का तरीका कहीं से भी, क्वेश्चन बहुरूपिया है, वो किसी भी रूप में आ सकता है। बाकी ब्रॉडली क्या चीजें आपको होल्ड करके चलना है वो मैं आपको बताते चल रहा हूं। अब यहां पे क्या बात आ रही है, नेशनल वाटरवेज की बात आ रही है। तो नेशनल वाटरवेज की अगर हम बात करें तो दी इनलैंड नेविगेबल रूट्स इन द कंट्री विच आर नेविगेबल बाय mechanized vessels are classified as the
नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नेशनल वाटरवेज क्या है, मतलब ऐसे कहीं पे भी किसी भी नदी नाले को नाम नहीं दे देंगे। तो जो इनलैंड नेविगेबल रूट्स है ना, जिसपे क्या चलाई जा सके, जिसपे नाव आपकी मैकेनाइज्ड वेसल्स वगैरह चल सकते हैं, तो वो इनलैंड नेविगेबल रूट जो होते हैं वो नेशनल वाटरवेज की तरह उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। उन्हें नेशनल वाटरवेज कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उन्हें नेशनल वाटरवे की कैटेगरी में डाला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ध्यान रहेगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो गए, नेशनल वाटरवेज हो गए हमारे। डिस्ट्रिक्ट रोड्स और नेशनल वाटरवेज के बाद में आगे आते हैं, क्या है आगे जैसे और देखोगे तो टाइडल पोर्ट क्या होता है। ठीक है, ये मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। वैसे अब क्या हो सकता है, इनलैंड रिवराइन पोर्ट क्या होता है, ये पूछ लिया आपसे। तो इनलैंड रिवराइन पोर्ट क्या होता है कि दोस पोर्ट्स व्हिच आर बीइंग सपोर्टेड बाय द रिवर वाटर एंड व्हिच आर नॉट ऑन द कोस्टल रीजन व्हिच आर इनलैंड। एक नेम वन ऑफ द इनलैंड रिवराइन पोर्ट, आपको एक इनलैंड रिवराइन पोर्ट का नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो वो ऐसे आपसे किसी भी चीज में पूछा जा सकता है। जैसे टाइडल पोर्ट, तो कांडला पोर्ट जो है वो क्या है, टाइडल पोर्ट है। समझ में आया। तो अब वो टाइडल पोर्ट क्या होता है आपसे ये पूछा जाएगा, बताओ। तो यहां पे द पोर्ट विच ऑपरेट्स ऑन द टाइड वाटर। ठीक है, टाइड आते ना, रिदमिक राइज एंड फॉल, रिदमिक राइज एंड फॉल इन दी सी लेवल, तो वो टाइड्स होती है। तो अब यहां पे टाइडल वाटर पोर्ट जो होता है, तो वो क्या होता है, द पोर्ट विच ऑपरेट्स ऑन द टाइड वाटर, द वाटर लेवल विदिन, ठीक है, विदिन टाइडल पोर्ट आर सब्जेक्टेड टू चेंज विद ओशियन टाइड्स। टाइडल पोर्ट्स आर यूजुअली इन कोस्टल रीजन्स। टाइडल पोर्ट्स होते हैं कोस्टल रीजन में, तो क्योंकि टाइड का पानी कोस्ट में जाएगा, आपके घर में थोड़ी ना आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये आपके टाइडल पोर्ट्स भी हो गए। टाइडल पोर्ट्स समझ में आया। ये सारे पीडीएफ वगैरह आप डाउनलोड कर लेना आसानी से। बाकी मैं आपको एक रेफरेंस देते चल रहा हूं कि सवाल आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो किस तरह से आपको डील करना है उसे। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल ट्रेड। अभी एमसीक्यू में देखा कि दो देशों के बीच में जब ट्रेड होता है, अब 2 नंबर में सर इतना लिख दे क्या कि 2 देशों के बीच में, तो 2 नंबर मिल जाएगा। नहीं, इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, देखो व्हाट इज द केस, क्या होता है ना, बच्चे ऐसे पूछते सर 2 नंबर का क्वेश्चन था, आधा नंबर कहां काट लिया यार, समझ में नहीं आया, 1.5 दिया। तो कभी कभी क्या होता है, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द थिंग्स वेयर इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मतलब क्या, जहां जरूरत है वहां आपको जरूरत के हिसाब से लिखना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है। तो यहां पे क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड पूछा है, तो इंटरनेशनल ट्रेड में सिर्फ आप इतना नहीं लिख सकते हो कि 2 देशों के बीच में ट्रेड, उसको थोड़ा सिस्टमैटिकली फ्रेम करो, स्ट्रक्चर करो। कैसे, तो द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द पीपल ऑफ 2 डिफरेंट कंट्रीज इज रेफर्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का 2 देशों के बीच में, वो क्या कहलाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे और स्ट्रेच करना चाह रहे हो, तो और एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, स्ट्रेच करना इज नॉट अ गुड वर्ड, और एक्सप्लेन करना चाह रहे हो तो क्या लिख सकते हो। ठीक है, व्हेन द गुड्स आर बीइंग एक्सचेंज बिटवीन 2 डिफरेंट नेशन, व्हेन द गुड्स आर बीइंग एक्सचेंज, दैट इज नोन एज ट्रेड, and when this type of trade is done between 2 different countries, it is known as international trade. ठीक है, तो उस तरह से डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू राइट, यू हैव टू एक्सप्लेन। समझ में आया। चलो, अब क्या है, जैसे ट्रेड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या हो जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब आप मुझे ये बताओ कि बैलेंस ऑफ ट्रेड से आपको क्या समझ में आता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करें, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में क्या रहता है, जो डिफरेंस रहता है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। कभी कभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में डिफरेंस जो रहता है, इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है, एक्सपोर्ट कम हो जाता है, कभी एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाता है, इंपोर्ट कम हो जाता है। तो इस हिसाब से क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ध्यान आया कुछ ऐसा करण अर्जुन वाले मोड पे जाके, हाँ कुछ तो पढ़ा था कहीं तो। ठीक है, तो उस तरह से ध्यान करते चलना। अब अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड वगैरह के बारे में कुछ पूछा जाए, तो इट इज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री व्हेन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, इट इज टर्म्ड एज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि आपने जितनी कंट्री में इंपोर्ट किया, मतलब जितना आपने एक्सपोर्ट किया उससे कई गुना ज्यादा इंपोर्ट कर लिया, तो अब आपको पैसे ज्यादा देना पड़ जाएंगे, तो ये अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। ठीक है, वेयरएज व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री एक्सीड्स, मतलब आपने एक्सपोर्ट ज्यादा कर दिया, टू द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, जितना इंपोर्ट किया उसकी अपेक्षाकृत, तो अब क्या हो जाएगा, देन इट इज टर्म्ड एज फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तब इसे क्या कहा जाता है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। समझे मेरी बात को। तो इस तरह से क्या हो गया आपका, ये कंप्लीट होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वाला सेगमेंट। ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। कौन कौन से एक बार रिकॉल करें, चलो मन में। अब देखो, आपने आंसर सारे देख लिया, मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, आपको मन में सोचना है। नेशनल हाईवेज बनेगा, बनेगा। स्टेट हाईवेज बनेगा, बनेगा। ठीक है, फिर क्या है, वैसे डिस्ट्रिक्ट रोड्स पूछ लिया, नेशनल वाटरवेज पूछ लिया, बनेगा, बनना चाहिए। ठीक है, टाइडल पोर्ट आपको समझ में आया, जो पोर्ट्स क्या होते हैं, टाइड वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उससे ऑपरेट करते हैं। वैसे ही इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी, और इस तरह से हमारे वेरी शॉर्ट आंसर जो है वो यहां पर कंप्लीट होते हैं। अब बारी आती है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अब देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी सीधी सटीक सी चीज है
3 नंबर का सवाल होगा, अगेन माथा देखो तिलक करो। तो यहां पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से चीजें लिखना है। मैं आपको उस पैटर्न में लेके चलूंगा कि आपका चैप्टर भी रिवाइज होते रहे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताते चलूंगा, आंसर लिखने को भी देते चलूंगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं, अच्छा मुझे बताना आप ईमानदारी से, ठीक है, कि कमेंट सेक्शन में मतलब जैसे कभी कभी कोई आंसर क्वेश्चन यहां पे लिख के देता हूं ना, तो आप मुझे बताना कि आप कितने लोग सिंसियरली उसे लिखते भी हैं या फिर बस सर करे जा रहे हैं मेहनत, क्या फर्क पड़ता कोई लिखे ना लिखे। देखो कारण होता है, कारण क्या होता है ना कि आप उस पार्ट पे मतलब मुझे नहीं पता है कि आप लोग कितना फॉलो अप लेते हो चीजों का, क्योंकि मैं फॉलो अप नहीं ले पाता हूं। क्यों? क्योंकि फिजिकल बैरियर है ना यहाँ पे। फिजिकल बैरियर कैसा है कि हम आपस में कनेक्टेड ऐसे नहीं है, मतलब ऐसे मन से तो जुड़े हैं लेकिन ऐसे नहीं जुड़े कि मैं आपके पीछे लग के काम करवा सकता हूं। मैं यहां से बोल सकता हूं बार बार, ठीक है, आपको करना है वो आपकी इच्छा है, लेकिन एक बात बताता हूं मैं आपको, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं और आप कर रहे हैं ना, तो उससे क्या हो रहा है, एक इनविजिबल क्या हो रहा है, एक इनविजिबल सिस्टम डेवलप हो रहा है, जहां पे हम क्या है, जहां पे हम कंटिन्यूसली, जैसे आप कर रहे होंगे तो मुझे ये जिम्मेदारी रहेगी कि यार मुझे फिर बताना पड़ेगा कल, क्योंकि बच्चे इंतजार करेंगे उस चीज का, समझ रहे हो। तो एक इनविजिबल सिस्टम क्रिएट होगा, वो इनविजिबल सिस्टम जो है ना, तो उससे ना मुझे फायदा हो रहा है ना तुम्हें फायदा हो रहा है एट प्रेजेंट, ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन एट द एंड जब आप एग्जाम हॉल से निकल के आओगे ना, तो आप मन ही मन क्या करोगे, मुझे मतलब याद करोगे, बोलोगे हाँ सर वो इनविजिबल सिस्टम जो हमने क्रिएट किया था वो काम कर गया। और आप जब मन ही मन याद करोगे ना, तो मुझे मन में पता चल जाएगा, ठीक है, मन से जुड़े हुए हैं। तो वही कहानी है, कुल मिला के कहानी है कि जब मैं होमवर्क क्वेश्चन कोई देता हूं तो उसे लिखा करो ईमानदारी से, ठीक है, ताकि क्या हो, ताकि आपकी वो राइटिंग हैबिट जिसकी मैं बात करता हूं कि रोज 1-2 आंसर लिखो, वो डेवलप हो। फाइन, 1-1.5 महीना बचा है, बस 1-1.5 महीना अपने आपको झोंकना है आपको। फिर क्या है, फिर ऐसा रहेगा कि ये जो मेहनत आप करोगे ना, उसका 1% भी रिग्रेट नहीं होगा आपको, ठीक है, यू विल फील हैप्पी, बिलीव मी यू विल फील हैप्पी। ठीक, चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पहला सवाल यह है आपके सामने, स्टेट द वेज बाय विच मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हेल्प द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, मतलब कि वो तरीके बताओ जिससे क्या होता है, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हेल्प द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। कैसे मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन जो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 3 नंबर का सवाल है, 3 पॉइंट लिखना है। अभी अब ये एक ऐसा सवाल आता है जहां पे क्या हम ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि यहां कोई कहानी नहीं है ना, यहां कोई कहानी नहीं, यहां सोचना पड़ रहा है। तो देखो क्या है, बाय विच द मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से इंडस्ट्रीज को कैसे मदद मिलती है कि ट्रांसपोर्ट होगा तभी रॉ मटेरियल पहुंच पाएगा ना इंडस्ट्री तक, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा तभी क्या हो पाएगा कि वो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट तक पहुंच पाएंगे ना। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यही क्या करता है, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में कैसे, तो रॉ मटेरियल का पहुंचना इंडस्ट्रीज तक, या फिर कह सकते हैं इंडस्ट्रीज के फिनिश प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाना, इसमें ट्रांसपोर्टेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए सर, एक और क्या है, अब कम्युनिकेशन की बात करते हो, कम्युनिकेशन क्या करता है, इस पूरी प्रोसेस को स्मूथ बनाता है। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है, इंडस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन की मदद से होता है। तो दिस इज दी होल पिक्चर, समझ में आया, एक पूरी पिक्चर, बड़ी पिक्चर आपको यहां पे ऐसे समझ में आ जाएगी। तो अगर हम जैसे देखें तो ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम ट्रांसपोर्ट ऑफ raw materials from source region to industrial locations take place with the help of transportation। ये मैं आपको फिलर्स देता हूं, ये पॉइंटर्स देता हूं मैं आपको, इसका आंसर आपको खुद बनाना रहेगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द सोर्स रीजन टू इंडस्ट्रियल लोकेशंस, ये एक चीज हो गई। फाइनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज आल्सो रिक्वायर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई भी फाइनल प्रोडक्ट है, अगर फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज ऑल्सो रिक्वायर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, वो फाइनल प्रोडक्ट उड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन लाइंस सप्लाई, ठीक है, रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस इंडस्ट्रीज। तो कम्युनिकेशन लाइन जो होती है वो क्या करती है, वो सप्लाई करती है जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है इंडस्ट्रीज के लिए, उन्हें सप्लाई करने का काम कम्युनिकेशन से होता है। तो कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज को कनेक्ट करती है। तो इस तरह से आपका क्या है, 3 नंबर का आंसर जो है आसानी से बनेगा। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल क्या है, रोड्स एंड रेल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया आर नॉट कॉम्पिटिटिव बट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सोचो, खुद दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है यहां पे। तो रोड्स की अगर बात की जाए, रोड्स और रेल ट्रांसपोर्टेशन जो इंडिया में, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि रोड बोल रहा है मैं आगे निकल जाऊं, रेलवे बोल रहा है मैं आगे निकल जाऊं, दोनों एक दूसरे का फैसिलिटेट करते हैं। एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी गिवन इन एनी ऑफ द पैराग्राफ, स्पेसिफिक पैराग्राफ में नहीं दिया ये आपको खुद अपना दिमाग लगा के करना होगा। कैसे करोगे खुद अपना दिमाग लगा के, तो यहां समझो, देखिए क्या है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। हाँ,
अब क्या क्या रीजन हो सकता है? रोड्स और रेल्स जो है दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। हमने सर वो तो देखा था कि रोडवेज जीत गए रेलवेज के ऊपर, रोडवेज हैव प्रीसीडेड ओवर रेलवेज, वो तो बुक में देखा था, लेकिन यहां तो दोनों के बीच में भाईचारा दिखाना है। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि देखो क्या हो रहा है कि रोडवेज जो है ना, रोडवेज क्या करते हैं, रेलवेज को फैसिलिटेट करते हैं। कैसे रोडवेज रेलवेज को फैसिलिटेट करते हैं समझो। तो रोडवेज जो होते हैं वो रेलवेज को ऐसे फैसिलिटेट करते हैं कि रेलवेज हैं तो रेलवेज के ऊपर क्या हो रहा है, रेलवेज एक अपने ट्रैक पे चलेगी, लेकिन उस ट्रैक तक पहुंचने के लिए आपको रोड के रास्ते जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? फिर क्या और पॉइंट आ सकते हैं? फिर जैसे और पॉइंट अगर आप समझेंगे तो शॉर्ट डिस्टेंस, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि शॉर्ट डिस्टेंस पे रोडवेज बेहतर है तो लॉन्ग डिस्टेंस पे रेलवेज बेहतर है। समझ में आ गया? तो यहां पे कनेक्टिविटी है, वो एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री नेचर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो रेलवेज ओनली फॉलो फिक्स्ड ट्रैक, द गुड्स आर फर्दर ट्रांसपोर्टेड बाय रोड टू देयर डेस्टिनेशन। मतलब आपका कोई सामान आ रहा है मुंबई से तो वो कहां तक आएगा, आपके शहर के रेलवे स्टेशन तक ही आ पाएगा। वहां से आपको जाके आपकी बाइक, आपकी कार, आपकी साइकिल से ही लाना पड़ेगा रोडवेज के थ्रू, और आपकी कार पुष्पक विमान तो है नहीं कि हवा मोड़ के चले जाएगी। ठीक है, तो ये चीज रहती है। रेलवेज रन थ्रू फ्लैट टेरेन, रोड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन दी हिली एरियाज वेयर ट्रेन्स कैन नॉट गो। ठीक है, रेलवेज मतलब फ्लैट टेरेन जो है, जहां पे फ्लैट एरिया है वहां पे रेलवेज चलाना बहुत आसान है, चुक 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 करते हुए निकल जाएगी। लेकिन हर जगह प्लेन एरिया थोड़ी ना, फ्लैट टेरेन थोड़ी ना है, आपको कहीं कहीं डाइसेक्टेड हिली माउंटेन्स वगैरह, वहां रोड्स के थ्रू पहुंचना ज्यादा बेहतर आसान होता है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो जाएगा। रेलवेज आर गुड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड रोडवेज एक्ट एज अ फीडर फॉर सेंडिंग गुड्स नियर रेलवेज। ठीक है, रोडवेज कैन एक्ट एज अ फीडर फॉर सेंडिंग गुड्स नियर रेलवेज। अब वो ये कि लॉन्ग डिस्टेंस पे सामान पहुंचाना रेलवे से चला जाएगा, लेकिन उस रेलवे तक सामान कैसे पहुंचेगा, रेलवे स्टेशन तक सामान कैसे पहुंचेगा? तो हियर कम्स द हीरो। ठीक है, रोडवेज यहाँ पे हीरो का काम करते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा ना आपसे कि रोड एंड रेलवेज जो है तो वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इस तरह के ओपन एंडेड थोड़े से हॉट्स वाले जो क्वेश्चन है वो अगर आते हैं, जैसे हाथ नहीं खड़े कर देना, वो बुक में नहीं है, हम तो नहीं कर रहे। ठीक है, वहां पे अपना दिमाग लगाना, चेतना दौड़ाना, अपनी थोड़ी सी कंसाइंस को इस्तेमाल करना, तब आपसे बनेगा वो। ठीक है, अगला क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे के बीच में डिस्टिंग्विश करना है। सिंपल, क्या समझाया था मैंने आपको? 3 नंबर में सवाल आ गया जैसे। अब क्या करना है, सिंपल है, हमारा निंजा टेक्निक क्या है कि जब भी डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश वाले सवाल आएंगे ऐसा बॉक्स बना देना। पॉइंट क्या रहेंगे यहाँ पे? पॉइंट आप देखोगे तो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे जो है, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की मदद से होले होले आगे बढ़ना। ठीक है, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की मदद से होले होले आगे बढ़ना। कैसे होले होले आगे बढ़ना कि नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें, नेशनल हाईवे में क्या पार्ट जाएंगे आपके? नेशनल हाईवे में आपके पार्ट जाएंगे कि जो कंट्री के वेरियस सिटीज एक्सट्रीम पार्ट जो उन्हें कनेक्ट करता है। स्टेट हाईवे क्या करता है? स्टेट कैपिटल को अलग अलग सिटीज के साथ कनेक्ट करता है। स्टेट हाईवे हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, फिर उसके बाद आगे क्या अगली चीज, तो जैसे अभी मेंटेन कौन करता है नेशनल हाईवे को? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और यहां पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन जो है ना, वो आपके क्या बन जाएंगे, एक एक नंबर के पॉइंटर्स बन जाएंगे। समझ में आया? तो यहां पे वही बताया गया, दिस लिंक द एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री, दिस रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। सिमिलरली यहां पे वही है, स्टेट कैपिटल को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ जोड़ता है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट और मेंटेन किया जाता है स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या फिर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। सिंपल, these roads have their national importance, these roads have their importance in the development of state and district headquarters. So these are the points which you are going to use as fillers. 3 नंबर का सवाल है, 3 नंबर के हिसाब से माथा देखो, तिलक करो। समझे मेरी बात को? तो ये हमारी कहानी हो गई किस चीज की? ये हमारी कहानी हो गई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉर्डर रोड फॉर इंडिया। ठीक है, बॉर्डर रोड्स की अगर बात करी जाए, बॉर्डर रोड्स की इंपॉर्टेंस पूछी गई है आपसे। ठीक है, पैटर्न समझ में आ रहा है ना आपको? क्या हो गया, आपने रोडवेज के बारे में पढ़ लिया, आपने देख लिया किस तरह से ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है, इंडस्ट्री वगैरह सब आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब अगर रोड्स की बात करें तो रोडवेज में बहुत सारे क्वेश्चन है, वो एक एक टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन के अंदर एक एक टाइप ऑफ रोड जो बनाया गया है उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछ लिया ये, जैसे बॉर्डर रोड्स के इंपॉर्टेंस पे क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्वेश्चन कहीं से भी पिन डाउन करके पूछा जा सकता है, बड़ी हेडिंग में पूछा जा सकता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि शॉर्टकट्स मत अपनाओ, अच्छे से हर एक चीज को, कॉन्सेप्ट को पढ़ के चलो। इट इज गोइंग टू हेल्प यू, फॉर श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, वो कहानी रहती है यहाँ पे। तो जैसे अगर आप देखेंगे क्या है, तो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉर्डर रोड्स फॉर इंडिया। बॉर्डर रोड्स की इंपॉर्टेंस क्या रहेगा कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड बॉर्डर रोड्स। ठीक है, तो जो क्या है, जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड्स होते हैं, जो बॉर्डरिंग रीजन्स में आपको देखने को मिलेंगे, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बॉर्डर रोड्स कहा जाता है, उन्हें बॉर्डर रोड्स कहा जाता है। दे हैव
इंप्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन। ये इनके क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंस हो जाएंगे कि जो डिफिकल्ट टेरेन है, जैसे क्या है अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वो जो स्टेट्स हैं हमारे, जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं जहां पे क्या है बहुत डेंस फॉरेस्ट है, ये सारी चीजें। फिर आप हिमालय के जो स्टेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो जहां पे डिफिकल्ट टेरेन है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, वहां पे रोड कंस्ट्रक्ट करना, जैसे क्या हो गया डेजर्ट ऑफ क्या कह सकते हैं राजस्थान हो गया, तो वहां पे डिफिकल्ट टेरेन में रोड बनाने का काम, क्योंकि वो बॉर्डरिंग एरियाज हैं और वहां पे सेंसिटिव भी, उसी के साथ साथ में स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट भी है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंस हो जाती है इसकी। फिर क्या है, दीज रोड्स हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा बॉर्डर एरियाज में, जब वहां कनेक्टिविटी होगी तभी तो सामान इधर से उधर जा पाएगा। अब जब कनेक्टिविटी होगी, सामान इधर से उधर जा पाएगा, तभी वहां पे विकास आएगा, ठीक है। विकास को तो हम कब से ढूंढ रहे हैं, और तो उस तरह से क्या हो जाता है यहाँ पे, दीज रोड्स हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री। ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा, समझे। अगला क्या है, एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस फॉर डेंस रेलवे नेटवर्क इन नदर्न प्लेन। अब क्या होता है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो रोडवेज है, रेलवेज है। अब रेलवेज में एक सवाल 3 नंबर में आपसे ये पूछ लिया गया, क्या पूछा है कि एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस फॉर डेंस रेलवे नेटवर्क्स इन नदर्न प्लेन्स। हमें पता है रेलवेज जो है कहां है, क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, सब कुछ, लेकिन सवाल स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि अलग अलग फिजियोग्राफी पे, या फिर कहेंगे आपकी कंट्री में जियोग्राफिकली जो रेलवेज का स्प्रेड है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं बहुत डेंस नेटवर्क है रेलवेज का, दिन भर रात भर ट्रेन चलती रहती है, और कहीं है नहीं। तो वैसे ही नदर्न प्लेन्स में क्या देखते हो, आपकी डेंस रेलवे नेटवर्क देखने को मिलता है नदर्न प्लेन्स में। सवाल यहां पे ये पूछा गया कि व्हाई इज दिस सो, ठीक है। यहां पे डेंस रेलवे नेटवर्क क्यों देखने को मिलता है नदर्न प्लेन्स में, तो उसके पीछे कारण बताओ। तो कारण क्या है, सिंपल सा देखो कि नदर्न प्लेन्स जो है, ठीक है, कारण ये सिंपल सा है कि नदर्न प्लेन वाला एरिया जो है, तो नदर्न प्लेन में क्या हो जाएगा, नदर्न प्लेन में जैसे आप देखोगे तो पूरा प्लेन एरिया है, ठीक है, वास्ट लेवल लैंड जो है, तो वहां पे इट इज इजी टू ले डाउन दी ट्रैक्स, ठीक है, ये एक एडवांटेज हो जाता है। फिर और क्या है, हाई पॉपुलेशन है, तो आपने जो रेलवे ट्रैक ले डाउन किया उसके उस ट्रेन को जब चलाओगे तो ट्रेन में बैठने वाले लोग भी मिल जाएंगे वहां पे, क्योंकि जनसंख्या बहुत है, ठीक है। तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी दैट अलाउज इकोनॉमिक रनिंग कॉस्ट, ठीक है, रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज विच फैसिलिटेट्स द ट्रेड। अब सामान मतलब लोग बैठ के चले जाएंगे, और लोग बैठ के क्यों जाएंगे, लोग बैठने के साथ साथ में मालगाड़ी जो है, मालगाड़ी भी चल जाएगी आपकी अगर आप वहां रेलवे ट्रैक स्प्रेड करते हो। क्यों, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चरली रिसोर्स, मतलब एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज जो है ना, ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री कंसिडर किया जाता है। तो खूब अनाज है तो उसे ट्रेड करोगे, ट्रांसपोर्ट करोगे, तो उस कंटेक्स्ट में क्या है, उस कंटेक्स्ट में एक फायदा ये भी हो जाएगा आपका। फाइन। अब अगर यहीं पे आपसे लिमिटेशन पूछ ली जाती है, तो लिमिटेशन क्या है, नदर्न प्लेन्स में रेलवे ट्रैक्स को ले डाउन करने की लिमिटेशन क्या है, पता है ना। तो नदर्न प्लेन्स में रेलवे ट्रैक्स को ले डाउन करने की लिमिटेशन एकमात्र ये है कि देयर आर मेनी रिवर्स इन नदर्न प्लेन्स, ठीक है, जिसके चलते क्या होता है, बहुत सारे ब्रिजेस वगैरह जो है, कलवर्ट्स वगैरह है, वो बनाना पड़ते हैं, विच एड्स अप टू द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब वहां पे रेलवेज के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है। समझ में आया। तो एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस फॉर डेंस रेलवे नेटवर्क इन दी नदर्न प्लेन्स। क्लियर हुआ। तो यहां पे ये तीनों पॉइंट हो गए। अगला जो है, अगला पार्ट आप यहां पे आइए और देखिए आगे क्या है। एक्सप्लेन एनी 3 मेरिट्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इंडिया में जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है उसके 3 मेरिट्स बता दो, ठीक है। अब क्या हो गया, रेलवेज हो गया हमारा। हाँ, रेलवेज के बाद में जैसे अगर हम इधर आते हैं आगे, चलो मैं एक आपको सवाल देता हूं, लाओ सवाल की बारी आ गई। क्या कि रेलवेज पे अगर एक सवाल आपसे ये पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि व्हाट आर दी चैलेंजेस, ठीक है। रेलवेज की इंपॉर्टेंस अभी आगे हम डिस्कस कर लेंगे, और एक 5 नंबर का सवाल मैंने आपके लिए सेट किया है, ठीक है। रेलवेज के एडवांटेजेस क्या है, नदर्न प्लेन्स में क्यों डेंसली स्प्रेडेड है वो, ठीक है, वो सब कुछ हो गया। लेकिन सवाल ये है कि व्हाट आर दी चैलेंजेस, और सिर्फ नदर्न प्लेन्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, कि नदर्न प्लेन में क्या चैलेंज फेस करती है, कि रिवर्स है, वो तो मैंने बता दिया। तो मैं आपसे इन जनरल पूछ रहा हूं कि व्हाट आर, ठीक है, व्हाट आर द चैलेंजेस, ठीक है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय रेलवेज, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय रेलवेज इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में रेलवेज के द्वारा क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन आया समझ में, ठीक है। इस सवाल का जवाब जो है आप सभी को लिखना है, कहां, अपनी आंसर शीट में, ठीक है। तो ये अटेम्प्ट करना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये, एक्सप्लेन एनी 3 मेरिट्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, ठीक है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो
लैंड ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या है, रोडवेज है, रेलवेज और पाइपलाइन है। पाइपलाइन में कभी बैठ के गए हो? नहीं गए हो तो चलो आना, कभी मैं डालता हूं इधर से, पाइपलाइन में उधर निकलोगे। पाइपलाइन में क्या है, देखो ट्रांसपोर्ट में सिर्फ मूवमेंट ऑफ पीपल को कंसिडर नहीं किया जाता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स जो होती है ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन का। यहां पे सवाल वही है कि एक्सप्लेन एनी 3 मेरिट्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इंडिया में जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट होता है उसके मेरिट बताओ, ठीक है। तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के मेरिट क्या हो जाएंगे, देखो तो सॉलिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी, ये पहला एडवांटेज हो गया। यहां पे जो मैं पॉइंटर्स बताता हूं, इन पॉइंटर्स को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा, ठीक है। यहां पे सिर्फ आपको पॉइंटर्स इसलिए दे दो ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो एक एडवांटेज ये कि सॉलिड को भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, आप स्लरी में कन्वर्ट कर दो, पानी और सॉलिड सब ओर वगैरह मिला के इधर से डालो उधर निकालो, ठीक है। तो एक एडवांटेज ये हो गया। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग द पाइपलाइन इज हाई बट द सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल, ठीक है। आप क्या देखते हैं कि इनिशियल कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो सकता है पाइपलाइन का। अब यही अगर आपसे पूछ लिया गया कि पाइपलाइन के डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है, डिसएडवांटेजेस ये है कि उसका इनिशियल कॉस्ट जो एस्टैब्लिशमेंट है, कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है, वो बहुत हाई होता है। अंडरग्राउंड पाइपलाइन को स्प्रेड करते हुए जाना पड़ता है, जिसमें क्या होता है, एक्सपेंसेस ज्यादा आते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो इस तरह से क्या है, क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है। तो पहले क्या है, अगर एडवांटेजेस पूछ रहे हो तो बता दो, अच्छी बात पूछ रहे अच्छी बात बता दो, बुरी बात पूछ रहे बुरी बात बता देना उसके बारे में, ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल, ठीक है। सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट जो होती है पाइपलाइन की वो बहुत मिनिमल होती है। पाइपलाइन रूल आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस, ठीक है। ट्रांसशिपमेंट लॉसेस मतलब क्या है कि जैसे आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में क्या होता है, कुछ सामान गिर गया, कुछ सामान डैमेज हो गया, तो वो कुछ नहीं है, इधर से जितना डालोगे उधर उतना निकलेगा पाइपलाइन में, कोई ट्रांसशिपमेंट लॉसेस नहीं है, ना कोई डिलेज होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं कि बीच में कोई ट्रैफिक लग गया। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं किस चीज के, तो एक्सप्लेन एनी 3 मेरिट्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इंडिया। तो दीज आर दी मेरिट्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के ये मेरिट्स हो गए। एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कांडला सी पोर्ट। कांडला सी पोर्ट के 3 कैरेक्टरिस्टिक बताओ, ये पूछा है आपसे। कांडला सी पोर्ट के 3 कैरेक्टरिस्टिक क्या लिख सकते हो आप? देखो पाइपलाइन हो गया, अब आ गए वाटरवेज पे। तो वाटरवेज एज ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ध्यान रखना क्या है, तो उसकी इंपॉर्टेंस है, इको फ्रेंडली होता है, चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बल्क में गुड्स को आप क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और पूरी कहानी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, नेशनल वाटरवेज वगैरह बताए, और फिर आपको मेजर सी पोर्ट्स के बारे में बताया गया है। तो मेजर सी पोर्ट्स में क्या है, अलग अलग सी पोर्ट्स, वो 1 मार्क्स से इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर उसमें 3 नंबर से क्वेश्चन पूछने की बारी आए तो कैसे आएगी, ऐसे आएगी। पूछ लिया ना 3 नंबर से क्वेश्चन, क्या पूछा 3 नंबर से क्वेश्चन, देखो तो एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कांडला सी पोर्ट। कांडला सी पोर्ट के 3 कैरेक्टरिस्टिक बताइए क्या है। तो आप बोल सकते हो टाइडल पोर्ट है ये, ठीक है, कांडला सी पोर्ट है, इसे क्या है, इसे पार्टीशन के बाद जो हमने कराची पोर्ट खो दिया था, तो उसके इन वेग ऑफ दी इन लॉस ऑफ दी कह सकते हैं कराची सी पोर्ट, कांडला सी पोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो तुरंत इंडिपेंडेंस के बाद कांडला बनाया गया था, टाइडल सी पोर्ट है। आज इसे दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय सी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। एक जो पॉइंट आपका बहुत अच्छा बन सकता है वो क्या बन सकता है कि कांडला सी पोर्ट जो है वो क्या करता है, पूरे नदर्न इंडिया का जो भी कह सकते हैं ट्रेड हो रहा है, ठीक है, ग्रेनरीज मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर का है, ये सारा सब कुछ क्या है, गुड्स वगैरह कांडला सी पोर्ट से ही क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है, सबसे पास वही पड़ता है ना। तो ये सारे पॉइंटर्स उसके क्या हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे, समझे। चलिए तो क्या है, इट वाज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसे ही आजादी मिली उसके बाद में कांडला सी पोर्ट बनाया गया। इट वाज डेवलप्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक ऑन मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट सांस नहीं ले पा रहा था, ठीक है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम था उसके ऊपर। तो क्या है, मुंबई सी पोर्ट का जो ट्रैफिक है उसे रिड्यूस करने के लिए, मुंबई सी पोर्ट के ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए क्या बनाया गया था, कांडला सी पोर्ट बनाया गया था। इट कैटर्स टू द कन्वीनियंट हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, इट कैटर्स टू द कन्वीनियंट हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरीज एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट। तो जो हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरीज है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ठीक है, वहां उसकी कन्वीनियंट हैंडलिंग के लिए क्या होता है, उसकी कन्वीनियंट हैंडलिंग के लिए जैसे अगर आप देखेंगे तो कांडला सी पोर्ट बनाया गया ताकि जो पूरा नॉर्थ इंडिया से बहुत सारा क्या निकल के आ रहा है, इंडस्ट्रीज से और एग्रीकल्चर सेक्टर से प्रोड्यूस निकल के आ रहा है, उसे एक्सपोर्ट किया जा सके। समझ में आया। तो कोई भी सवाल आए, ठीक है, सबसे पहली चीज तो क्या है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ इमरान खान, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है कि क्या करना है, सवाल को देखो, आइडिया लगाओ कि कैसे इसको मैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो कैसे मैं इसको 3 नंबर में 3 आइडियाज जो अलग अलग डिराइव आउट कर सकता हूं। और उन्हें अब क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं,
दिल्ली में, ठीक है, क्या है, राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, एक ही बात को घुमा घुमा के लिखा करते हैं, वो भी नहीं करना है बाबू, ठीक है। एग्जामिनर जो है, एग्जामिनर आप ही की तरह जो बच्चे हैं जो पहली बार 10वीं में पेपर लिख रहे हैं, वो 10 सालों से उन ऐसे बच्चों की कॉपी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी आपकी उम्र नहीं है पढ़ते पढ़ते उतने सालों का उन्हें क्या हो गया है, कॉपी चेक करने का एक्सपीरियंस हो गया है। तो उन्हें घुमाना नहीं है आपको सिंपल आपने जो पढ़ा है वो ईमानदारी से लिखना है, ठीक है। लेकिन ये है कि उसमें आप अपनी चेतना का इस्तेमाल कर सकते हो। चेतना वो नहीं जो आपके बाजू में बैठती है, ठीक है। चेतना मतलब आपकी कंसाइंस का कि यार क्वेश्चन 3 नंबर का है, 3 आइडियाज मुझे बताने होंगे, वो 3 आइडियाज में कैसे बता सकता हूं, क्या आइडिया दे सकता हूं, वो सारी चीजें समझ में आया। चलिए अगला सवाल, एयरवेज इज द मोस्ट प्रेफर्ड नहीं है, प्रेफर्ड है, ठीक है। एयरवेज इज द मोस्ट प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन इंडिया, गिव 3 रीजंस टू प्रूव दिस प्रेफरेंस। क्वेश्चन समझ में आया। क्या है कि एयरवेज जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या है, बहुत ज्यादा प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में आता है। तो ये प्रेफरेंस नॉर्थ ईस्ट में क्यों है, तो अब आपको बताना है कि नॉर्थ ईस्ट में से क्या समस्या है कि दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप नहीं हो पाते। क्वेश्चन समझे। एक और इंपॉर्टेंट निंजा टेक्निक लेके जाओ, आंसर आता है नहीं आता है वो सेकेंडरी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम क्वेश्चन को पहले समझें। 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, 10 बार पढ़ें, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ें, बार बार पढ़ें और क्वेश्चन पहले समझे। जब हमें क्वेश्चन समझ में आएगा तभी हमें आगे का काम समझ में आएगा, ठीक है। तो एयरवेज इज द मोस्ट प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन इंडिया, गिव 3 रीजंस टू प्रूव दिस प्रेफरेंस। तो उसके पीछे का आंसर क्या हो जाएगा, प्रेफर्ड है, हाँ प्रेफर्ड। तो उसके पीछे का क्या हो जाएगा कि बिग एंड वाइड रिवर्स आर प्रेजेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ड्यू टू विच रेल और रोड ब्रिजेस ओवर देम आर डिफिकल्ट एंड कॉस्टली टू कंस्ट्रक्ट। दिखती बात है, आप जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का मैप ही देखोगे तो ब्रह्मपुत्र का जो बेड दिखाया जाता है बड़ा सा दिखाया जाता है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी वाइड रिवर्स वहां पे आपको नॉर्थ ईस्ट में, और एक दो नहीं बहुत सारी ऐसी रिवर्स देखने को मिल जाएगी, जिसके चलते क्या है, अब आप रोडवे या रेलवे बनाओगे तो दिखती बात है कि ऐसा थोड़ी ना कि नदी आएगी तो डूब के निकल जाएगी आपकी रोडवे या रेलवे, आपको ब्रिजेस बनाना पड़ेंगे, जो क्या हो जाता है, जो कि आप जैसे देखोगे तो डिफिकल्ट है और कॉस्टली होता है कंस्ट्रक्ट करने में, ठीक। तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते जैसे अगर आप देखोगे तो उसके चलते ये समस्या आपको आपके सामने आएगी। उसके चलते क्या समस्या सामने आएगी कि बेहतर यह है कि ये ब्रिज बनाओ, नदी नाले कूद कूद के जाओ, उससे अच्छा कि ऊपर से उड़ के चले जाओ हनुमान जी की तरह, ठीक है। तो यहां क्या हो जाता है, यहां जैसे अगर आप देखेंगे तो इसीलिए प्रेफर किया जाता है किसको, इसीलिए प्रेफर किया जाता है रोडवेज को और एयरवेज को ओवर रोडवेज एंड रेलवेज। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाई एयरवेज इज प्रेफर्ड ओवर रोडवेज एंड रेलवेज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए, क्वेश्चन वही है क्या, बहरूपिया, आपको आंसर का कॉन्सेप्ट समझना होगा। दिस एरिया हैज डाइसेक्टेड रिलीफ फीचर प्रिवेंटिंग ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल एंड रोड लिंक्स, ठीक है। अब क्या देखेंगे, डाइसेक्टेड, टफ और कह सकते हैं लैंडस्लाइड्स वगैरह आ रही है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो इस तरह के यहाँ जो टेरेन है ना वो क्या है, बहुत फ्रजाइल है, बहुत ज्यादा कमजोर है। अब यहां आप सोचो भी कि रोडवेज रेलवेज बना दे तो आप एक ड्यूरेबल रोडवे रेलवे कंस्ट्रक्ट करना, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो उस कारण से बेहतर अगला अल्टरनेटिव क्या है, ठीक है। तो द अदर बेस्ट अल्टरनेटिव इज एयरवेज, समझे। फिर क्या है, डेंस फॉरेस्ट इन दिस रीजन क्रिएट मेनी डिफिकल्टीज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस एंड रोड्स, ठीक है। यहां पे आप क्या देखते हैं, डेंस फॉरेस्ट देखते हैं, बहुत ज्यादा घने जंगल आपको देखने को मिलेंगे। तो डेंस फॉरेस्ट इन दिस रीजन क्रिएट मेनी डिफिकल्टीज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज, ठीक है। अब वो जंगल है तो जंगल में क्या है, जंगल में रेलवे लाइन वगैरह निकालना अगेन एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो गई। तो यहां पे ये सारे रीजन थे ड्यू टू विच एयरवेज इज प्रिफर्ड, मोस्ट प्रिफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है। ये कारण था, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो मास कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो इंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोशल अवेयरनेस फैलाने के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेशनल इंपॉर्टेंस की जो बातें जैसे आप देखते होंगे ना, तो टीवी पे क्या आएगा, टीवी पे आएगा क्या कि 2 बूंद पोलियो जिंदगी की, तो वो क्या है, सोशल मैसेज वगैरह जो स्प्रेड करना है, तो मास कम्युनिकेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वो चीज बेहतरीन कर सकते हैं। तो यहां पे मास कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस क्या है, तो मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट। सभी लोग टीवी लगा के, एक टीवी में 10, 15, 20, 50, 100, 500 थिएटर में तो जाते हैं ना, तो मास कम्युनिकेशन है ना वो, तो वहां पे क्या है, लोग एक साथ एंजॉय कर सकते हैं। थिएटर में जाते हैं तो जैसे क्या है, यहां आप देखोगे इट क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल, आपने देखा होगा ना, वो कहानी आती है कैंसर, ठीक है, कैंसर हानिकारक क्या हो सकते हैं, धूम्रपान पड़ेगा भारी, उस टाइप से। तो इट क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, ठीक है। तो नेशनल प्रोग्राम पॉलिसीज में अगर कोई सी मान लो पॉलिसी है, प्रोग्राम है, उनके बारे में भी सोशल अवेयरनेस, ये सारी चीजें, ठीक है। इट हेल्प्स इन रूरल डेवलपमेंट
which is suffering from illiteracy and superstitious social practices। रूरल एरियाज में जहां लोग शिक्षा नहीं ले पाए तो उन्हें वैसे भी क्या कहोगे आप कि अवेयरनेस जो है, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस जो है, ठीक है, अंधविश्वास बहुत ज्यादा है, इलिटरेसी ज्यादा है, तो उन लोगों तक मैसेज पहुंचाना है तो वहां पे आपको क्या होता है, वहां पे आपको मास कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मास कम्युनिकेशन आपकी वहां मदद कर सकता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन। आई होप यू गॉट इट। आपको ये समझ में आया कि व्हाट आर दी इंपॉर्टेंस, ठीक है, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन। क्लियर हुआ? अगली चीज क्या है? अगली चीज देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब यहां पे आपके सामने आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो व्हाट मतलब अभी वही चल रहा है, लॉन्ग आंसर है नहीं है, ठीक है, लेकिन एक और सवाल देखो, ठीक है, ये सवाल जो है तो ये अच्छा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस पूछ ली, अब मास कम्युनिकेशन की अगर क्या पूछ ली, डिफरेंशिएट करने को दे दिया आपको कि मास कम्युनिकेशन को आप डिफरेंशिएट करो पर्सनल कम्युनिकेशन से। तो कैसे करोगे आप? तो यहां पे मेंशन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा कि अगर हम मास कम्युनिकेशन और मतलब वो उसी में आ जाएगा ना, वैसे डिफरेंशिएट करोगे आप तो उसी में आ जाएगा। तो दिस शुड नॉट बी द पार्ट, क्योंकि अगर इतना और जोड़ दोगे तो 3 और 2 5 नंबर का सवाल हो जाएगा ऐसे ही आपका, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस आपकी यही कवर हो जाएगी। ये क्या जो अभी हम यहाँ पीछे पढ़ के आए हैं, ये 3 बता दी थी, यहाँ तो 2 ही पूछ रहे हैं, मतलब 3 बता दी हमने, ठीक है। अब अगर आप जैसे पर्सनल कम्युनिकेशन देखोगे, कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सन टू पर्सन, ठीक है, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन अगर हो रहा है, मान लो आप फोन पे फोन लगा रहे हैं, मैं फोन पे आपसे बात कर रहा हूं, तो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा, आप जिस देखेंगे पर्सनल कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाएगा। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन अमंग मासेस, ठीक है, जनता जनार्दन के साथ एक साथ जो बात की जाती है वो कम्युनिकेशन अमंग मासेस किस में आ जाएगी, मास कम्युनिकेशन के पार्ट में आ जाएगी। फिर क्या है, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स नेसेसरी कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पीपल, और यहां पे क्या हो रहा है, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एज वेल एज क्रिएट अवेयरनेस अमंग द मासेस। तो वही जो इंपॉर्टेंस के पॉइंट थे वो लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये आपको क्या है, आपकी पर्सनल कम्युनिकेशन जो है 2 लोगों के बीच में अब होगी कुछ उनकी बातें, ठीक है, तो वो 2 लोगों के बीच की जो बातें हैं वो एक दूसरे तक डिलीवर करवाने में पर्सनल कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे आप जैसे देखोगे तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हैज लेटर्स, ईमेल्स, एसएमएस, टेलीफोन एंड मोबाइल फोन्स, ये पर्सनल कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया। मास कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा, इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, फिल्म्स एक्सेट्रा, ये सारा सब कुछ मास कम्युनिकेशन में आ जाएगा। तो इस तरह से मास कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन दोनों ही चीजें आपको यहाँ पे बेहतरीन तरह से समझाई गई है। क्लियर हुआ ये? अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। अब आए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखो, अभी क्या रहेगा, कम्युनिकेशन हो गया, अब ट्रेड वाला जो पार्ट है तो उसमें 5 नंबर में मैंने सवाल डाले हैं, घबराना नहीं, ठीक है। अब जैसे ट्रेड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, फेवरेबल क्या होता है, अनफेवरेबल क्या होता है, ये सारी चीजें। इंटरनेशनल ट्रेड से आपको क्या समझ में आता है, ट्रेड से क्या समझ में आता है। तो जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना तो फिर सवालों के मोहताज मत रहना, आपके सवाल आएगा तभी आंसर मुझे आएगा। आपको तो कॉन्सेप्ट आता है, सवाल कहीं से भी आ जाए, ठीक है। चलो अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला सवाल ये है, एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विजिट फॉर फास्ट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हवा में है, ठीक है। तो मतलब एक लाइन है बस, ये बुक की एक लाइन आपको एक क्वेश्चन बना के दे दी। एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो पहले दूसरे पैराग्राफ में ही आपको ये एक लाइन मिलेगी, आपको इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है। सोचो जरा क्या हो सकता है। जैसे अगर हम यहां देखें तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट और क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट से कैसे ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे ग्रोथ करवाएगा ये पूछा जा रहा है आपसे। सिंपल सी चीज है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कैसे ग्रोथ करवाएगा, देखो तो रॉ मटेरियल, वही वाला रॉ मटेरियल क्या होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएगा, ठीक है। फिर क्या है, क्विकर ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन इजियर मूवमेंट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, बोथ पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल। फिर चाहे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है तो वो गुड्स पेरिशेबल हो या नॉन पेरिशेबल, मतलब खराब होने वाले हो या ना खराब होने वाले हो, वो फटाफट पहुंच पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह जब आपके पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप होगा। मोबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेस। अब क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ वही वाली बात है ना कि ट्रांसपोर्टेशन में ना सिर्फ लोग जाते हैं और ना सिर्फ सामान आता है, दोनों ही चीजें आपको ट्रांसपोर्टेशन में देखने को मिलेगी। तो अगला पॉइंट वहां पे वही बताया गया क्या कि मोबिलिटी ऑफ लेबर्स ऑल्सो इंक्रीजेस विच इन टर्न इंक्रीजेस देयर प्रोडक्टिविटी टू, ठीक है, कि आप लेबर भी मूव कर पा रहे हैं तो इससे क्या होगा, लेबर्स की भी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो एक पॉइंट आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अगली चीज क्या है, दे हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है, दे हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस। ट्रांसपोर्टेशन है ना, तो आपको ऐसा नहीं है कि यार सामान को स्टोर कहां करके रखेंगे, जहां भी वेयर हाउस है आप वहां तक ट्रांसपोर्टेशन की मदद से ले जा सकते हो। तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व कर देता है ट्रांसपोर्टेशन। अब जब क्या हो रहा है कि मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हो गई, इन सारी चीजों से आपको क्या देखने को मिल रहा है, अल्टीमेटली फास्ट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर द स्पेस। ठीक है, ये क्या हो गया, तो द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर द स्पेस। ठीक है, तो जितनी तेजी से वो होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप होगा, उतनी तेजी से क्या होगा, डेवलपमेंट भी होगा। ये आपने कंक्लूजन दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन एक सिंपल स्टेटमेंट था, लेकिन उस स्टेटमेंट के इर्द गिर्द आप जो जो वैलिड पॉइंट्स लिख सकते हो लिखो, आपका आंसर बनेगा। और ये रहा आपके सामने आंसर। ठीक है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, तो उस तरह से आपके सामने आंसर है, स्टेटमेंट के ऊपर आंसर बना है पूरा का पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोडवेज हैव एन एज ओवर रेलवेज, क्या कहते हैं यहाँ पे, ये जो सवाल है ना, तो ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही हो जाता है कभी कभी, कि रोडवेज जो है वो रोडवेज का कह सकते हैं, वाई रोडवेज आर मोस्ट प्रिफर्ड मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रोडवेज ने रेलवेज को कैसे पटकनी दे दी है। किसी भी तरह से रोडवेज के इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जाए अगर, तो रोडवेज के इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जाए, 5 नंबर में पूछा जाए, तो क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ, मतलब जैसे आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे इस रिलेटिवली लो, रेलवेज की अपेक्षाकृत, एयरवेज की अपेक्षाकृत रोडवेज का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होता है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा आपका। फिर क्या होता है, तो जो डिफिकल्ट टेरेन है, ठीक है, एंडुलेटिंग टोपोग्राफी है, वहां पे रोडवेज का पहुंचना दूसरे मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की अपेक्षाकृत और आसान हो जाता है। ठीक है, आप बोलोगे सर अभी नॉर्थ ईस्टर्न में आपने कुछ और बोला, लेकिन लार्ज स्केल पे अगर आप देखोगे, इकोनॉमिकली आप देखोगे, तो एयरवेज में कॉस्ट ज्यादा लग रही है ना, उसकी अपेक्षाकृत रोडवेज सही है। ठीक है, रोडवेज सही होता है। फिर और क्या पॉइंट हो जाएंगे, तो आप जैसे देखोगे रोडवेज फीडर का काम करते हैं, डोर टू डोर कनेक्टिविटी रोडवेज से आएगी। समझ में आ रही है सारे, तो यही सारे पॉइंट जो आपको पहले पैराग्राफ में दिए गए हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर, एक पार्ट हो गया। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। कंस्ट्रक्टेड इजिली इन हिली टेरेन्स एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी, तो अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है, हिली टेरेन्स है बहुत ज्यादा। ठीक है, क्या है, तो टीले हैं पहाड़ के बड़े बड़े, तो वहां पे क्या है, वहां पे रोडवेज आपकी मदद करेंगे। अगला क्या है, रोडवेज एक्ट एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो ट्रेन वहीं खड़ी रहेगी, वो ट्रैक टू ट्रैक ही चढ़ेगी। ठीक है, एयरवेज जो है, एरोप्लेन जो ऐसा कहीं भी आपके छत पे थोड़ी ना उतार दोगे आप, तो यहां पे क्या होता है कि अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, तो वहां तक पहुंचने के लिए रोडवेज ही आपको ले जाएगा। ठीक है, तो रोडवेज इस तरह से कि बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मान लो हम सस्ते हैं, लेकिन क्या हुआ, हम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से रोडवेज के मन की आवाज ये होती है। फिर क्या है, इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स। ठीक है, कुछ लोगों को ट्रांसपोर्ट करना है, स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स है, छोटे डिस्टेंस पे ले जाना है, आप छोटे डिस्टेंस पे ले जाना है, वहां ट्रेन थोड़ी ना चलाओगे आप, वहां पे रोडवेज जो होता है बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल होता है। रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। ठीक है, फीडर डोर टू डोर सर्विस जो है वो आपको रोड ट्रांसपोर्ट से ही मिलेगी, आपके घर के सामने आके हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा। ठीक है, रोडवेज ही वहां आपकी मदद करने वाले। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल, ठीक है, ऑल दीज आर द एग्जांपल और द स्टेटमेंट्स, ठीक है, और द आर्ग्यूमेंट्स व्हिच प्रूव। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी लिख सकते हो आप, उसमें आप एग्जांपल में क्या लिखोगे, रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज, तो जैसे आप क्या लिखेंगे कि इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हैं क्या कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर डिलीवरिंग, जैसे आप जोमेटो वाला ही हो गया ना, तो मतलब ऐसे जोमेटो मत लिख देना, मैं आपको एक समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। लिखने के लिए आप ये लिख सकते हैं क्या कि डिलीवरी ऑफ पार्सल्स कैन टेक प्लेस ओनली विद द हेल्प ऑफ रोडवेज। ठीक है, तो आप क्या हो रहा है, पार्सल्स जो है एट लास्ट मान लो क्या दूर से आया तो ट्रेन से आएगा, लेकिन वो घर तक तो आपके रोडवेज से ही आएगा ना, तो वो एग्जाम्पल नरेट करते चलना साथ साथ में एक। ठीक है, जहां पे एग्जाम्पल लिखा रहेगा तो एक दो एग्जाम्पल जरूर लिखना आप, फाइन। तो वो आपका आधा नंबर काटने का जो स्कोप रह जाता है ना एग्जामिनर का, वो स्कोप खत्म हो जाता है, आप बोल सकते हो कि हाँ एग्जाम्पल लिखा है हमने। तो इस तरह से दीज आर दी पॉइंट्स व्हिच प्रूव दिस। ठीक है, दीज आर दी पॉइंट्स व्हिच प्रूव दिस कि रोडवेज हैव एन एज ओवर रेलवेज। ठीक है, रोडवेज जो होते हैं उनके पास में एक एज होता है ओवर रेलवेज। क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, व्हाट आर दी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवेज पे आ गए। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज है क्या, मेंशन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सुपर हाईवे प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो इस तरह के जो गोल्डन सुपर क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज वाला प्रोजेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्या सोने वोने जड़ा देते हैं क्या रोड में, नहीं। ठीक है, तो द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जॉइन विच टर्मिनल सिटीज, तो ये जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ठीक है, ये किन दो टर्मिनल सिटीज को, किन चार टर्मिनल सिटीज को, मतलब नॉर्थ साउथ हो गया और ईस्ट वेस्ट हो गया, किन चार टर्मिनल सिटीज को ये जोड़ता है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी गई है इस सवाल में। ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी गई इस सवाल में। देखो, तो द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे इज अ रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई बाय 6 लेन सुपर हाईवे एंड इज अंडरटेकन बाय NHAI। ठीक है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये आपने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे के बारे में क्या लिख दिया, भाषण लिख दिया बढ़िया सा। तो द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे इज अ रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ठीक है, बाय 6 लेन सुपर हाईवेज एंड इज अंडरटेकन बाय NHAI। समझ में आया यहां तक। फिर क्या है, इट रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज इन इंडिया। ठीक है, अब अगर इसकी बात की जाए तो ये जो है हमारा सिस्टम पूरा का पूरा किसका,
गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि जो मेगा सिटीज है, क्या क्या हो गई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ठीक है, तो ये सारी जो मेगा सिटीज हैं, इन मेगा सिटीज के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब बाय एयर तो कनेक्टिविटी है ही, बाय रेल भी कनेक्टिविटी है, लेकिन बाय रोड कनेक्टिविटी बनाने के लिए, ताकि एक 6 लेन सुपर हाईवे दन दनाती हुई गाड़ी चले जाए आपकी, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? वो पॉसिबल ऐसे ही हो पाएगा जब आप क्या करेंगे, ये कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक सुपर हाईवे इस तरह का कंस्ट्रक्ट करेंगे। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर एंड कन्याकुमारी, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो हो गया, यहां पे पूछा गया है, द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जॉइंट्स विच टर्मिनल सिटीज। तो नॉर्थ साउथ क्या कर रहा है, श्रीनगर से कन्याकुमारी जोड़ दे रहा है, ठीक है। और जैसे आप देखोगे ईस्ट वेस्ट वाला जो कॉरिडोर है वो क्या जोड़ता है, वो आप जैसे देखोगे तो सिलचर जो है असम और पोरबंदर जो है गुजरात, इन दो सिटीज को जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो पूरा लेंथ और ब्रेथ पे आपने समझा दिया उसे, समझ में आया? तो ये रोडवेज से देखो, ये आपको एक क्वेश्चन समझने वाली चीज है, एक बड़ा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, रोडवेज कैन बी क्लासिफाइड, या फिर डिफरेंट रोड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, एक्सप्लेन देम। बड़ा क्वेश्चन आ गया, 6 नंबर में पूछ लिया आपसे, तो आप पूरा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है, ये सारा सब कुछ बताएंगे और लिखेंगे। फाइन। अब उसी में अगर एक पार्ट पे 5 नंबर का क्वेश्चन बन गया, जो कि बन गया आपके सामने है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है। हर लेक्चर में मैं अगर जैसे उम्मीद लगा रहा हूं आप लोगों से कि आप कुछ ना कुछ एक इनपुट लेके जाते हो कि हाँ आंसर देखे, क्वेश्चन देखे, वो तो देखिए देखा, लेकिन एक चीज सीखी भी हमने। तो यहां पे आप एक चीज जो सीखने वाली है वो क्या सीख के जाओ कि हमेशा आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे कि एक जो टॉपिक दिख रहा है, जो बड़ा टॉपिक, जो ऐसा लगता है कि ये 5 नंबर में आएगा, तो उस 5 नंबर के टॉपिक ये एक पॉइंट को उठा के 5 नंबर में पूछ लिया जा सकता है आपसे, ठीक है। घबराना मत, वहां पे क्वेश्चन को समझना और आंसर देने का प्रयास करना। अगर वो क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा है तो वो इसलिए पूछा क्योंकि वो 5 नंबर में आंसर दिया जा सकता है। आपको बस ये सोचना होगा कि कैसे दे, ठीक है। आपको बस ये सोचना होगा कि उस सवाल का 5 नंबर में जवाब कैसे दे। समझे मेरी बात को? चलो, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवेज एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। हाँ जी, रेलवेज पे मैंने आपको एक सवाल दिया, होमवर्क क्वेश्चन आज, ठीक है। मतलब वो तो एक, मतलब बोलते हैं ना, नेंग टाइप होता है, बाकी सारे क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करके खुद से देखना चाहिए कि मुझसे बनेंगे नहीं बनेंगे। अब यहाँ सवाल मैं आपको देता हूं, उसके बाद में आंसर ऐसा क्यों बुलाता हूं मैं कि आ जाओ, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि पहले आंसर आने से पहले आप अपने दिमाग में आंसर दे लो कि हाँ ये पॉइंट आएंगे इसके। सोचो क्या है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवेज एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। रेलवेज क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत इकोनॉमिकल होती है, ठीक है। रेलवेज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लार्जेस्ट अंडरटेकिंग है। रेलवेज की अगर आप बात करोगे साइट सीइंग वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, मल्टीफेरस एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेट और गुड्स के लिए लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है ये। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर इन इंडिया, ठीक है। आधा भारत रेलवे से घूमता है। फिर क्या है, इट इज चीपर एज कंपेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक एयरवेज, ठीक है। तो एयरवेज की अपेक्षाकृत क्या है, सस्ता है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। फ्लाइट की टिकट महंगी आती है, रेलवे सस्ते में काम हो जाता है, ठीक। फिर क्या है, रेलवेज हेल्प टू कंडक्ट वेरियस एक्टिविटीज वाया बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो रेलवेज का ये एक एडवांटेज है कि इन सारी मल्टीपल एक्टिविटीज को आप रेलवेज की मदद से क्या कर सकते हो, कैरी आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वेरियस एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ रेलवेज। Railway bind the economic life of the country by accelerating the development of the industry and agriculture, ठीक है। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को एक्सिलरेट करता है रेलवे, ठीक है। रेलवे बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ the country by accelerating the development of industry and agriculture. समझे? The Indian Railways is the public sector undertaking in the country which is the biggest employer in India, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लार्जेस्ट अंडरटेकिंग है जो बहुत सारे लोगों को काम देता है। तो एक क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंस ये भी हो गया कि रेलवेज में इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि जितना नंबर का क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 5 का आना है, तो उसमें 5 नंबर के हिसाब में लिख के आना होगा, 5 नंबर के हिसाब में लिख के आना होगा। तो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवेज एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, हियर इज द आंसर फॉर यू, ठीक है। ये आपके सामने रहा आंसर पूरा का पूरा, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। How has the distribution pattern of railway network in country been largely influenced by physiographic and economic factor? Explain with examples. What a classical question. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या हो रहा है कि रेलवे के बारे में आपने देख लिया, मैंने आपको रेलवे का चैलेंज भी बता दिया, शॉर्ट आंसर में हमने ये भी डिस्कस कर लिया। आप बोलोगे सर रेलवे के तो पूरे ही क्वेश्चन हो गए, हाँ जी, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखोगे शॉर्ट आंसर में आपने ये भी देख लिया कि क्यों नदर्न प्लेन्स जो है, नदर्न प्लेन्स में रेलवे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब आपसे सवाल यह पूछा गया है कि हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय
फिजियोग्राफिक एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो फिजियोग्राफिक मतलब क्या है कि जो फिजियोग्राफी है, पहाड़ है, प्लेन है, प्लेटू है, ठीक है, फॉरेस्ट है, तो ये जो पूरी फिजियोग्राफी आपको देखने को मिलती है ये कैसे रेलवेज को इन्फ्लुएंस करती है ये पूछा है। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर भी हो गया। तो इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है, तो जैसे आप इसमें एक इंट्रो दे दो। पहले इंट्रो में आप क्या दे सकते हैं कि जैसे आप देखेंगे कि द फिजियोग्राफी एंड द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ एनी ऑफ द रीजन इन्फ्लुएंसेस दैट वेदर द ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रेड विल फ्लरिश देयर और नॉट। ठीक है, क्योंकि वहां पे अगर मान लो फिजियोग्राफी बहुत डिफिकल्ट है, जैसे थार डेजर्ट हो गया, हिली माउंटेन्स हो गए, हिमालयाज वगैरह हो गए, तो वहां पे क्या है, वहां पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि वहां पे आप ट्रांसपोर्टेशन डेवलप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो वैसे ही क्या होगा कि जहां फेवरेबल फिजियोग्राफी होगी, इकोनॉमिक फैक्टर्स जहां पे फेवरेबल होंगे, जहां पे पोटेंशियल होगा ग्रोथ का, वही रेलवेज डेवलप होंगे। ये इंट्रो देके फिर आप एक एक पॉइंट लिखना, फिर बताना कि कैसे रेलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो नदर्न प्लेन्स का बता देना, आपके नदर्न प्लेन्स में क्या है, क्योंकि वास्ट प्लेन लैंड है, इस कारण से रेलवेज एक्सपैंड हुई, वहां पे पॉपुलेशन मिल जाएगी, वहां पे इंडस्ट्रीज मिल जाएगी। लेकिन वही चीज आप क्या देखेंगे कि जैसे आप देखेंगे डिफिकल्ट एरियाज जो है, डिफिकल्ट एरिया जैसे क्या है, जो स्ट्रेचेस ऑफ सह्याद्री हो गया, ठीक है, क्या है, सैंडी डेजर्ट ऑफ थार हो गया, फाइन। उसके बाद में क्या है, डेंसली फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया। तो यहां पे आपको उतना डेंस रेलवे नेटवर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां की फिजियोग्राफी जो है ना वो फेवरेबल नहीं है। ठीक है, वहां की फिजियोग्राफी फेवरेबल नहीं है। तो वही वाले पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन देके लेवल लैंड्स ऑफ नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया विथ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज एंड ग्रेटर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। तो देखो ये फिजियोग्राफी आपने बता दी, लेवल लैंड और इकोनॉमिक फैक्टर्स ये बता दिए, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। तो दिस हैव फेवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे। ठीक है, इसने रेलवेज के डेवलपमेंट को क्या किया, इसने रेलवेज के डेवलपमेंट को फेवर किया है। ठीक, अब वहीं पे अगर आगे बात की जाए तो द रग्ड टेरेन ऑफ हिमालयन माउंटेन रीजन इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विद स्पार्स पॉपुलेशन। अब स्पार्स पॉपुलेशन है तो इकोनॉमिक पोटेंशियल ज्यादा है नहीं, कम लोग है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज उतनी ज्यादा होगी नहीं। ठीक है, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इज अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन। ठीक है, तो इस कारण से आप क्या देखोगे कि रेलवे लाइन यहां पे कंस्ट्रक्ट हो पाना प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्पार्सली पॉपुलेटेड सैंड, ठीक है, स्पार्सली पॉपुलेटेड सैंडी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, हिली कंटेजियस ट्रैक्स ऑफ सह्याद्री, स्वाम्स ऑफ गुजरात, फॉरेस्टेड ट्रैक ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड झारखंड। ठीक है, द फ्लड प्लेन्स ऑफ बिहार एंड असम हैव पोज्ड ग्रेट डिफिकल्टी इन लेइंग ऑफ रेलवे लाइंस। तो अब आपने बता दिया क्या कि ये फिजियोग्राफी इन रीजन्स की जो है, ठीक है, इन रीजन्स की हर जगह अलग अलग समस्या है। कहीं पे सैंडी प्लेन्स है तो कहीं पे आप क्या देख रहे हैं, फॉरेस्टेड ट्रैक्स है। तो दिस हैव क्रिएटेड अ ह्यूज डिफिकल्टी इन क्रिएशन ऑफ इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस। ठीक है, ये हो गया। द कोंकण रेलवे were developed along, ठीक है, the west coast in spite of problem of shrinking of tracks and landslides बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। लेकिन वहीं पे आप जैसे देखोगे क्या है कि जो कोंकण रेलवे है, ठीक है, कोंकण रेलवे मतलब क्या है, वेस्टर्न घाट की इस तरफ, तो यहां पे भी डिफिकल्ट टेरेन है, लेकिन क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मुंबई वगैरह इधर है, ठीक है, कुछ इंडस्ट्रियल रीजन्स इधर है, ठीक है, तो उसके चलते क्या कि कोंकण रेलवे यहाँ पे डेवलप हो गया, कोंकण रेलवे यहाँ पे डेवलप हो गया। आया समझ में? सो दिस इज द स्टोरी, हाउ हैज द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन कंट्री बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफिक एंड इकोनॉमिक फैक्टर। तो फिजियोग्राफिक और इकोनॉमिक फैक्टर के हिसाब से इस तरह से इन्फ्लुएंस्ड है पूरा का पूरा क्या है जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो। समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से इन्फ्लुएंस्ड है। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन कैसा ही आए आपको समझना है कि क्या पूछ रहा है और फिर आंसर देना है, ठीक है, जितने नंबर का है उस हिसाब से। अगला सवाल आ गया, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पोर्ट्स लोकेटेड अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू डिडंट गेट द क्वेश्चन? ये बताओ आप तो मुझे बस, कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया, पसंद भी आया, कितने लोगों को इस तरह का क्वेश्चन है क्या? अब मैं तो खैर बता ही दूंगा कि क्वेश्चन है क्या, लेकिन क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। रोडवेज हो गया, रेलवेज हो गया, वाटरवेज पे आते तो वाटरवेज पे आपसे मैंने जैसे वहां कांडला के सिग्निफिकेंस पूछ लिया था ना 3 नंबर में, यहां मैं आपसे पूछ रहा हूं गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पोर्ट्स लोकेटेड अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जो है वहां पे जो पोर्ट्स लोकेटेड है उसका आपको डिस्क्रिप्शन देना है। चलो आ जाओ, ईस्ट कोस्ट क्या है, ये जैसे आप देखोगे तो इधर से ईस्ट कोस्ट चालू हो गया आपका, ये पूरा ईस्ट कोस्ट पे कौन कौन से पोर्ट्स है उनका डिस्क्रिप्शन देना है। सिंपल, 5 नंबर में पूछ दिया। आप डिस्क्रिप्शन कैसे दोगे? तो वो पोर्ट के बारे में बता दो कौन कौन से पोर्ट है और उसके बारे में आपको जो भी पढ़ा आपने वो लिख दो। जैसे आपको पता है इधर चेन्नई है, टूटीकोरिन पोर्ट इधर ही है, आंध्र प्रदेश में चला जाएगा विशाखापट्टनम पोर्ट इधर ही है, पैराद्वीप पोर्ट इधर ही है, हल्दिया पोर्ट इधर है, और उसके बाद में क्या है, कोलकाता पोर्ट इधर है। तो 6 पोर्ट है, आपको तो 5 ही लिखना है 5 पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लिखना चालू करोगे, टूटीकोरिन से स्टार्ट कर देना। टूटीकोरिन के बारे में क्या लिखोगे आप? टूटीकोरिन जो पोर्ट है तो इट हैंडल्स दी ह्यूज अमाउंट ऑफ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड फ्रॉम दी नेबरिंग कंट्रीज सच एज श्रीलंका, मालदीव्स। समझे?
तो इस तरह से क्या है, साउथ वेस्ट का जो अगर आप देखेंगे तो साउथ वेस्ट का एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट ऑफ कंट्री टूटिकोरिन हो गया। तो आपने टूटिकोरिन लिखा, ठीक है, आपने क्या करा यहाँ पे टूटिकोरिन लिखा, टूटिकोरिन लिख के उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया, ये एक पॉइंट हो गया आपका। फिर क्या है, ऊपर गया चेन्नई, चेन्नई जो है तो सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, चेन्नई के बारे में ऐसा लिख दिया आपने। तो उस तरह से क्या है कि जो सारे ईस्टर्न कोस्ट पे पोर्ट है ना उनके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख दो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहां पे बताइए, टूटिकोरिन लाइंग ऑन द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न कोस्ट, एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न कोस्ट इन तमिलनाडु हैज अ नेचुरल हार्बर एंड रिच हिंटरलैंड, इट हैंडल्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेड फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो। ये आपने टूटिकोरिन के बारे में लिख दिया, सिंपल। फिर क्या है, फिर आते हैं हम किस पे, चेन्नई। तो चेन्नई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स ऑफ कंट्री एंड इज रैंक्ड नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो, ठीक है। तो चेन्नई जो है, तो चेन्नई में आप क्या देख रहे हैं, चेन्नई वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, सेकंड रैंक पे आ रहा है किस चीज में, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो। ये आपने किसका लिख दिया, चेन्नई का लिख दिया। विशाखापट्टनम की बात करते हैं, चलो। तो विशाखापट्टनम, फिर उसके ऊपर चले गए आप आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। तो आपको एक एक पॉइंटर ध्यान रखना है, बस जो स्पेशलिटी है वो उसको एक्सप्लेन कर दो, आपका 5 नंबर का आंसर ऐसे तैयार होगा एकदम मक्खन मलाई की तरह, ठीक है। तो यहां पे विशाखापट्टनम हो गया। विशाखापट्टनम के ऊपर जाओगे क्या आ रहा है, पैराद्वीप आ रहा है। तो पैराद्वीप पोर्ट इन ओडिशा स्पेशलाइज्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। पैराद्वीप पोर्ट जो है तो इट इज स्पेशलाइज्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर, तो आपने पैराद्वीप भी लिख दिया, पैराद्वीप पोर्ट, ठीक है, उड़ीसा में जो है इट इज स्पेशलाइज्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। ये हो गया आपका काम यहाँ पे। फिर क्या है, क्योंकि आजू बाजू क्या है, पूरा छोटा नागपुर प्लेटू का जितना भी आयरन ओर है वो सारा कहां से एक्सपोर्ट करोगे आप, ठीक है, पैराद्वीप से। फिर कोलकाता लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल एंड इनलैंड रिवराइन पोर्ट हो गया, ठीक है। इनलैंड रिवराइन पोर्ट होने के साथ साथ में एक टाइडल पोर्ट है एंड इट इज सो रिक्वायर्ड कांस्टेंट ड्रेजिंग ऑफ रिवर हुगली। हुगली रिवर से पानी मिलता रहता है, तभी क्या कर पाता है, ये ऑपरेटिव हो पाता है। तो इस तरह से आपने कोलकाता के बारे में लिख दिया, ठीक है। आप अगर मान लो आपको कोलकाता ध्यान नहीं आ रहा, हल्दिया लिखना चाह रहे हो तो हल्दिया लिख दो। क्या होता है कि डिकंजेस्ट करने के लिए बनाया कोलकाता पोर्ट को, क्योंकि वो भी ईस्टर्न कोस्टल मार्जिन पे है आपके, समझ में आया। तो क्वेश्चन अच्छा था, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोर्ट्स लोकेटेड अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। वैसे वेस्ट कोस्ट पे पूछ लेंगे तो घबराओगे तो नहीं, लिख दोगे, ठीक है। तो वैसे वेस्ट कोस्ट पे भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल ये रहा कि द पेस ऑफ चेंज has been rapid in modern times and has impacted the ways of communication as well, ठीक है। यहां पे क्या पूछा गया आपसे कि the pace of change has been rapid in modern times and has impacted the ways of communication as well, ठीक है। In light of the given statement, explain the variety of means of communication that are used in India in the current time, ठीक है। ये इतनी चीजें जो हैं, तो ये क्या है, सिर्फ झांकी बनाने के लिए डाला गया है इतना पार्ट। क्वेश्चन मेन आपका यहां से हो रहा है कि इन लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट एक्सप्लेन द वैरायटी ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन। आपको एक्सप्लेन करना है वैरायटी ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन, दैट्स इट, सिंपल है। वैरायटी ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन में आप क्या एक्सप्लेन करोगे, तो आप बताएंगे कि किस तरह से इंडिया जो है, तो यहाँ पे क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क का हब है इंडिया, ठीक है। इतनी सारी जनसंख्या, सब फोन चला रहे हैं, ठीक है, सब वीडियो देख रहे हैं, वो हो गया। फिर उसके बाद में क्या है, आप लिख सकते हो कि जैसे न्यूज़पेपर के बारे में बता सकते हो, आकाशवाणी के बारे में बता सकते हो, ठीक है, रेडियो जो नेटवर्क हो गया। तो वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बताया कि कम्युनिकेशन में कौन कौन से मींस ऑफ कम्युनिकेशन जो है इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं, उनके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट, अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम इन नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेजेस, ये हो गया, ठीक है। इंडिया टेलीविजन नेटवर्क दूरदर्शन हैज मल्टीपल चैनल्स, ठीक है, हैज मल्टीपल चैनल्स ब्रॉडकास्टिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम न्यूज, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा, फाइन। उसके बाद में टेलीविजन नेटवर्क में जैसे दूरदर्शन गवर्नमेंट का हो गया, लेकिन इसके अलावा भी मल्टीपल चैनल्स है, वो चीज ध्यान रखना, ठीक है। इंडियन न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश इन अबाउट 100 लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स, ठीक है। तो इंडियन न्यूज़पेपर जो है, मतलब जैसे इंडिया में आप न्यूज़पेपर देखोगे तो मोर देन 100 लैंग्वेज और डायलेक्ट्स में क्या आपको ये देखने को मिल जाएगा। फिर क्या है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड। इंडियन सेंसर बोर्ड जो है तो वो क्या करता है, उन फीचर फिल्म्स को सेंसर करता है, सारी चीजें। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड, ये हो गया। फिर क्या है, इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम सेक्टर एंड मार्केट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीकॉम सेक्टर हो गया। इसके अंदर एक पोस्टल नेटवर्क का भी आप लिख सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल पोस्टल नेटवर्क जो है तो वो कहां देखने को मिलता है, आपको इंडिया में देखने को मिलता है। तो दीज आर दी वैरायटी ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन दैट आर यूज्ड इन इंडिया इन करंट टाइम्स, ठीक है। करंट टाइम्स में इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, ये सारे मींस ऑफ कम्युनिकेशन का, वही आपको एक्सप्लेन करना है, समझ में आया। तो मींस ऑफ कम्युनिकेशन जो है करंट टाइम में किसी भी कंटेक्स्ट में कुछ पूछा जाए, ये सारे पॉइंटर्स आपके सामने हैं। अगला सवाल,
डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। हाँ जी, ये 5 नंबर में पूछा है, और इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म इन इंडिया 5 नंबर में पूछा है। बनेगा? क्यों नहीं बनेगा। तो देखो क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशन में मदद करता है, फॉरेन एक्सचेंज आपको लाके देता है, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर आप क्या देखेंगे, वेरियस एक्टिविटीज, जैसे क्या हो गया कि मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म हो गया, एडवेंचर टूरिज्म हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंस में ही तो आएंगे सारे पॉइंट्स। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म इन इंडिया क्या है, तो टूरिज्म इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक और कल्चरल कैसे हो रहा है कि आप, मतलब ये आपका एक इंट्रो हो गया मान लो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसे होगा कि आपके पास पैसा आएगा, जब टूरिस्ट आएंगे तो इस तरह कि खाली हाथ आ जाएंगे, पैसा लाएंगे, यहाँ खर्च करेंगे ना वो। फिर कल्चरल डेवलपमेंट में क्या होगी, कल्चरल कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। इट प्रमोट्स द नेशनल इंटीग्रेशन। जब कोई दूसरे देश का व्यक्ति आएगा आपके देश में, वो आपके देश को जानेगा, आप उसे जानोगे, तो नेशनल इंटीग्रेशन भी होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है कि टूरिज्म एनकरेजेस क्या हो रहा है, कल्चरल परस्यूट एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द लोकल हैंडीक्राफ्ट। एक इंपॉर्टेंस ये हो गई टूरिज्म की कि कल्चरल परस्यूट लोगों की पूरी हो रही है, वो यहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट को, हमारे लिए हो सकता है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहे, लेकिन किसी ने हाथ से कुछ सामान बनाया और किसी अमेरिका के एक टूरिस्ट को बहुत पसंद आया, तो वो लोकल हैंडीक्राफ्ट के लिए मदद का एक क्या हो जाता है, जरिया हो जाता है। फिर क्या है, फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म, एंड दिस एड्स टू दी कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, दिस एड्स टू दी डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। यहाँ लोग आ रहे हैं, समझ रहे हैं, नेशनल अंडरस्टैंडिंग, जो नेशनल कल्चर की अंडरस्टैंडिंग है अब्रॉड, ठीक है, विच डेवलप्स विद द हेल्प ऑफ टूरिज्म। एक पॉइंट ये हो जाएगा आपका, टूरिज्म हैज कंट्रीब्यूटेड टू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। टूरिज्म ने बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज कंट्रीब्यूट किया हमारे देश में। कैसे, वही वाली बात है, वो ब्रिटिशर्स जो आ रहे हैं ना, ब्रिटिशर्स या फिर दूसरे भी टूरिस्ट जो है, हर टूरिस्ट ब्रिटिशर नहीं होता है, और होना भी नहीं चाहिए, आगे यहीं कब्जा कर लेते नहीं तो वो, समझ में आया। फिर क्या है, टूरिज्म प्लेज अ मेजर रोल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को समझा, अगर डरे नहीं तो आप लिख जाओगे, ठीक है, आप पार लग जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, लॉन्ग आंसर टाइप का एक और क्वेश्चन। अगला क्या है, अगला कुछ नहीं है। तो अब अगर आप रिकॉल करेंगे जरा, तो रिकॉल करो, पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया यहां से वहां तक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, पॉइंट्स के साथ में ये भी बताया कैसे आंसर लिखना है। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट, आपको मजा आया, समझ में आई चीजें। तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि सब कुछ बेहतरीन रहा है, मक्खन की तरह आपको चीजें क्लियर हो गई है। एक और चैप्टर बच रहा है आपका, और जो एक और चैप्टर बच रहा है वो कौन सा है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। हर चैप्टर के एग्जाम पैक मैंने आपको दे दिए हैं, हर चैप्टर का मैंने आपको कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए एग्जाम पैक में, रिवीजन हो गया एक तरह से। अभी और भी बहुत कुछ है, पिटारा अभी खाली नहीं हुआ है, ठीक है, अभी और भी बहुत कुछ है। बाकी बेसिकली जो मैं बता रहा हूं आपको कि आपका ये पार्ट होता जा रहा है, देखो, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बच रहा है, अब जैसे आप आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करेंगे, डाउट सॉल्विंग पैरेलल में चल ही रहा है, तो आई होप आपको वो पूरा टाइम टेबल ध्यान में कि किस तरह से कहां क्या करना है। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, आज ही हम इसका डाउट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आज इसका डाउट सॉल्व 8:30 बजे मिलते हैं। जो लोग ये वीडियो बाद में देखते हो तो फिर आप क्या है, पछताते रहना, ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए पहले टाइम टेबल में बांध दिया था। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, लाइव डाउट सॉल्व कर लेते हैं हम, कहां पे, लाइव हम डाउट सॉल्व कर लेते हैं स्पेशल क्लास में, वो करेंगे हम। उसके बाद में जैसे आगे देखते हैं, तो आगे कहानी फिर आगे अगले चैप्टर को पकड़ेंगे। तो हमारा यहाँ पे ज्योग्राफी होता है कंप्लीट, स्वाहा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। आई होप यू एंजॉयड इट, कंसेप्ट्स क्लियर हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए हैं, डाउट जो बचे हैं तो आज 8:30 बजे हम क्लियर करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। अभी साइन ऑफ करते हैं, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।